गुड मॉर्निंग शुभम। हाँ। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। देख, टाइम वैल्यू मनी हम लोग कर रहे थे, उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 7 तक किया था, ठीक है। उसके बाद से करते हैं, देखिए यहाँ पे 7th नंबर ये नहीं है, शायद चला गया है। ये रहा 8th नंबर से करेंगे। बोल रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ ए मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years। बोल रहा है कि किसी एक मशीन का जो यूजफुल लाइफ है वो 10 years है, कॉस्ट है 10,000, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन है 10% पर एनम, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। मतलब हमें स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको अगर हम लोग मतलब इंटरेस्ट के फॉर्मूले में दे तो उसमें क्या होगा, 10 years जो है ये हम लोग का हो गया है, देखो एन है ना। और ये जो क्योंकि पर ईयर का यूज होता है तो यही मेरा नंबर ऑफ कन्वर्जन हो जाएगा। कॉस्ट इतने से परचेस किया था, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये हम लोग का पी है। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10%, मतलब ये हम लोग आई बोलेंगे। हम लोग को स्क्रैप पूछा है, यानी इस क्वेश्चन में हम लोग को ए पूछ रखा है, ठीक है। ए फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखो देखो 8th नंबर, ए यानी स्क्रैप पूछा है, पी इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूले में हम लोग प्लस लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो हमें इंटरेस्ट कंपाउंड होता है ना, मतलब इंटरेस्ट मिलने से अमाउंट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर तो डिप्रिशिएशन का बात चल रहा है, यानी एसेट का वैल्यू कम होगा, ठीक है, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी एक क्वेश्चन किया था। देखो मैंने बताया था कि अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन दे एसेट के वैल्यू पे, तो हम लोग को उसको देखो माइनस करते हुए जाना है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम होता है एसेट का। अच्छा, अब यहाँ पर ए ए का वैल्यू बोला है, देखो ए का वैल्यू हमें पूछा है, सॉरी ए का वैल्यू हम लोग को पूछा है, पी बोला है 10,000, ठीक है। 1 रेट ऑफ जो डिप्रिशिएशन है वो क्वेश्चन में बता रखा है 10%। एन का मतलब बेसिकली नंबर ऑफ कन्वर्जन होता है। तो देखो यहाँ पर भी वही होगा, एन का मतलब 3 टू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है। हाँ देखो यहाँ पर क्या होता है, टी इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एन इक्वल टू टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम होता है, ठीक है, जितना बार कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर तो कन्वर्जन क्या, इसमें लैंग्वेज हम लोग बोल सकते हैं जितना डिप्रिशिएट होगा, यूज के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जितना डिप्रिशिएट होगा। गुड मॉर्निंग सुमित। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, जितना डिप्रिशिएट होगा, तो देखो टी 10 years है, और कन्वर्जन देखो यहाँ तो हमारा कुछ कन्वर्जन नहीं हो रहा है। सोच के देखो, यहाँ पर हमें थोड़ी ना इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली या फिर डिप्रिशिएशन, ऐसा नहीं है कि एनुअली, हमें ऐसा कहीं नहीं बोला है कि डिप्रिशिएशन जो है मंथली लगेगा या 3 मंथ के गैप में लगेगा या 6 मंथ के गैप में। नॉर्मल जो है ईयर टू ईयर लगेगा। तो फिर 1 ईयर में मतलब पर ईयर वन टाइम करके ही डिप्रिशिएशन लगेगा, यानी एन का वैल्यू यहाँ पर 10 ही होगा। बाकी इसको देखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्जन इंटरेस्ट के केस में होता है, डिप्रिशिएशन के केस में नहीं होगा। तो ये 2 दी पावर 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही मेरा ए का आंसर होगा। और ये पूरा हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। ये देखो, तो पहले ये 10% कर लो, 10 डिवाइडेड बाई 100, तो जितना आया -1 कर लेंगे। अब -1 करेंगे क्योंकि हम पहले ये वैल्यू लिख रहे हैं, उसके बाद 1 लिखेंगे तो मेरा नेगेटिव दिखेगा। लेकिन कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है, ये देखो प्लस माइनस वाला, इससे तुम लोग नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हो अगर वो पॉजिटिव हो रहा है। तो बेसिकली आंसर तो ऐसे हो रहा है ना, 1 माइनस ये। अब हम ऑपोजिटली लिख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर जो है नेगेटिव दिख रहा है, मैंने उसको पॉजिटिव कर लिया। अब ये 2 दी पावर 10 है। 2 दी पावर 10 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनटू इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, ठीक है। कैलकुलेटर करने से ये वैल्यू आ जाएगा। इनटू करना है 10,000, क्योंकि ये डेटा तो इसके साथ इनटू है ना, तो इनटू 10,000 करना है। तो इनटू 10,000 कर लो, आंसर मिल जाएगा।
गुड मॉर्निंग रूपम को। गुड मॉर्निंग मैम। 10,000 करने से आंसर आया 3486.78। ठीक है, 3486.78। एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन 8th नंबर वाला। तो 3486.78, देखो ये एग्जैक्टली मैच हो गया। तो अच्छा है, एग्जैक्टली मैच हो गया तो हम ऑप्शन ए आराम से लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन बिना ही। ठीक है, तो यहाँ मेरा कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, सिंपल इसमें हम लोग ऑप्शन ए लिख देंगे, क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो 9th नंबर वाला करते हैं। 9th नंबर वाले में क्या बोला है, बोल रहा है कि द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ए नॉमिनल रेट ऑफ 7% पर एनम कन्वर्टेबल क्वार्टरली। बोल रहा है कि अगर एक इंटरेस्ट रेट कुछ ऐसा है 7% पर एनम, मतलब पूरे 1 ईयर में 7% मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, बोल रहा है क्वार्टरली कन्वर्ट होगा। तो क्वार्टरली कन्वर्ट होगा तो 7% किस तरीके से मिलेगा बोल सकते हो, एक बार में 7% नहीं मिलेगा, पूरे साल भर में 7% मिलेगा ये बोल रहा है, लेकिन क्वार्टरली मिलेगा। तो कितना कितना करके मिलेगा, पर क्वार्टर। क्या ऐसे मिलेगा, क्वार्टर कितना सारा होता है, क्वार्टर तो 4 होता है, 1 2 3 4, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, क्या हर एक क्वार्टर में 7% करके मिल जाएगा, तब तो बहुत ज्यादा हो गया, 28% हो जाएगा। मुझे बोलो कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट करके मिलना चाहिए। अगर 7% पूरे ईयर में मिलेगा तो पर क्वार्टर में कितना मिलेगा, 1.75%। है ठीक, 1.75% करके मिलेगा। देखो हम लोग को 7% 4 पार्ट्स में डिवाइड करके मिलेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, 7 को डिवाइडेड बाय 4 करने से देखो मिल जाएगा 1.75। अब परसेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो 7% को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो फिर 1.75% तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा है इसका इफेक्टिव रेट बताओ, मतलब 7% तो ओवरऑल देखने में जरूर लग रहा है, लेकिन ये उससे ज्यादा ही हो जाता है। हम लोग जब इफेक्टिव रेट का कैलकुलेशन देखे थे तब हम लोगों ने देखा तो ये हम लोग का क्या है, कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो वो वही पूछ रहा है कि कितना इफेक्टिव रेट होगा। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने वही इफेक्टिव रेट ही पढ़ा था। तो इफेक्टिव रेट का अगर तुम लोग को याद है कि हम लोगों ने 2 फॉर्मूला देखा था। ठीक है, अच्छा अब ये 7% का अगर इफेक्टिव रेट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये देखो हम दिखाते हैं, यहीं पर होगा, इसी वाले पीडीएफ में हम दिखा देते हैं। ये देखो इफेक्टिव रेट जो है, कहाँ गया, ये रहा। देखो मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, एक था ये वाला, ये देखो यहाँ लिखा था I इक्वल टू पीटी, एक था ये वाला। ठीक है, अब हमें कौन सा फॉर्मूला इस केस में यूज करना चाहिए, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये बता दिया है कि 7% पर एनम कंपाउंडेड, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर है, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर है तो उसका मुझे इफेक्टिव रेट निकालना है। मतलब मेरे पास तो सिर्फ ये I अवेलेबल है और कुछ नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, टी चाहिए, पी चाहिए, ये सब तो है ही नहीं मेरे पास। तो फिर हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ई वाला। ठीक है, डायरेक्टली ई इक्वल टू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1। तो ये बात ही मैंने बोला था लास्ट दिन कि ये 2 फॉर्मूला इसीलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पर सिर्फ यही फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बाकी और एक जो फॉर्मूला है उससे नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो 1 जैसा है फॉर्मूले में लिख दो आई। अब आई जो है एडजस्टेड आई होता है, एडजस्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टरली हो रहा है तो हमें 7% थोड़ी ना पर क्वार्टर में मिलेगा, क्योंकि पेमेंट तो मेरा क्वार्टरली होगा, मतलब 3 मंथ्स के गैप में। तो 3 मंथ्स के गैप में मुझे 7% मिलेगा, तो फिर तो मुझे 28% मिल जाएगा, इसीलिए इसको डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। अब बताओ एन कितना होना चाहिए, बोलो एन कितना होगा, क्योंकि अगर मुझे 1 ईयर का, देखो मुझे यहाँ पर कुछ ईयर बोला नहीं है, तो फिर 7% पर एनम है, तो इसको मैंने क्या किया है, एक साल के क्वार्टर में ही तो डिवाइड किया है। तो एन कितना होगा, बोलो एन होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में टी मेरा कितना मानेंगे, 1 ही मानेंगे, क्योंकि मुझे तो कुछ बोला नहीं। तो एक साल में कितने बार कन्वर्जन होगा, अगर क्वार्टरली पेमेंट होगा तो उतना ही होना चाहिए इनका वैल्यू, 4 बोलो times। 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का 4। ठीक है,
तो ये हम लोग का 4 हो जाएगा। अब इसको करना है, यहाँ 1 हो जाएगा जैसे फॉर्मूले में है, और बाकी इसमें ई निकालने के लिए तुम लोग को बस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये परसेंट आया है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखो, ये 1.75 नहीं है, ये 1.75% है। तो परसेंट होने पे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो इतना आ जाएगा, +1 करेंगे, +1 कर दिया, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इनटू इक्वल 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, -1, ठीक है। ये वाला -1 पूरा ही कैलकुलेटर में हो जाता है, कैलकुलेटर में ही प्रैक्टिस करना है तुम लोग को। अब इनटू इस पे 100 कर देंगे, क्योंकि रेट ऑफ परसेंटेज, ये देखो ये भी आंसर सही है, लेकिन नॉर्मली ई का आंसर हमें परसेंटेज में ही देना होता है, तो इनटू 100 करने से परसेंटेज में मिल जाएगा। ये देखो 7.18% अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे काफी सारा नंबर है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो 9th नंबर में देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ये तो 7% है, देखो कितना आया है, मोर देन 7, तो ये वाला नहीं लेते हैं। 7.5 नहीं, इतना भी तो नहीं है, 7.1 है, तो इसको भी नहीं लेना चाहिए, 5% तो होगा ही नहीं। ओ ये देखो क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है 7.18, तो फिर ये सब तो देखने का जरूरत ही नहीं था। जो भी हो, डी से मेरा पूरा पूरा मैच हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे लास्ट दिन मैंने बोला था नियरेस्ट आंसर लेना पड़ता है, तो ये अभी दो जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया, एक जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है, एग्जैक्ट आंसर हमें मिल रहा है, ठीक है। और अगर तुम लोग इसको 19 कर लेते हो बात अलग है, लेकिन यहाँ देखोगे तो पता चल ही जाएगा ना कि एक्चुअली कितना आया था। इन्होंने अप्रोक्स नहीं किया, 19 नहीं किया, तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आंसर तो डी होगा, वो तो देख के पता चल रहा है, तो फिर डी देना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम पेबल हाफ ईयर। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून मानसी। अच्छा देखो क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा है कि द कंपनी, एक सेकेंड, सॉरी, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर, ठीक है। तो ये 16,000 मेरा पी हो गया, इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1.5 ईयर के लिए, मतलब ये टी है, एट 10% पर एनम, मतलब ये आई है, पेबल हाफ ईयरली इज, बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर इस अमाउंट पे इंटरेस्ट 10% हाफ ईयरली दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मतलब कंपाउंडिंग वाला केस है, ठीक है। तो फिर 10th नंबर में हम लोग ऐसे लिखेंगे, फाइंड आउट करने बोला है इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम ए निकाल लेते हैं। ए का आंसर होगा P इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n, ठीक है। अच्छा P कितना है 16,000, ये देखो P हो गया है 16,000। अच्छा 1, आई कितना होगा बोल सकते हो, आई को एडजस्ट करना पड़ता है अगर जरूरत पड़ा तो। क्या यहाँ पर आई को एडजस्ट करना पड़ेगा, 10% बोला है पर एनम, मतलब 1 ईयर में 10% मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, हाफ ईयरली। तो बोलो क्या आई को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर करना है तो कितने से करना पड़ेगा, बोलो बोलो। बोलो 10% हाफ ईयरली है, तो आई को एडजस्ट करना है तो कितना होगा, करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, अगर करना है तो कितना होगा, क्या 10% करके हाफ ईयरली मतलब साल में कितना बार मिलेगा मैम 5-5 करके। हाँ 5-5 करके मिलेगा, कितना बार मिलेगा बोलो, 1.5 साल का पूरा इन्वेस्टमेंट है, पूरे 1.5 साल का मैम इन्वेस्टमेंट है 3 बार। एक। मैम 2 बार हाँ मिलेगा। 3 बार मिलेगा, 2 बार कैसे, देखो तो ये हो जाएगा 3 बार मिलेगा, ये देखो यहाँ पर 1.5 साल में 3 बार मिलेगा, 1 साल में 2 बार मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5%, मतलब मुझे कितना लिखना पड़ेगा 10% डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये मुझे 2 बार में मिलेगा। एन कितना हो जाएगा, एन का मतलब होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, तो ये हम लोग का फिक्स्ड होता है, जो हमें अपने मतलब जो है कॉमन सेंस से बताना है कि अगर
ईयरली 2 टाइम्स मिलेगा तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 टाइम्स होगा, और एक साल में 2 बार। और कितने साल का इन्वेस्टमेंट है? 1.5 साल का। 1.5 साल को तुम लोग 1.5 भी लिख सकते हो, चाहो तो 1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे। तो ये देखो 3 बार कन्वर्जन होगा। ऐसा ईयर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, तो इसका ड्रॉ कुछ ऐसा बनता है, 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में एंड 6 मंथ्स के गैप में, 3 बार। ये यहां से यहां तक 1 साल और ये आधा साल, ठीक है, यहां से यहां 1 साल और ये आधा साल। अच्छा, अब यहाँ पर n हो गया 3, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो ये 5 नहीं है, 5% है, ठीक है, ये परसेंट है, डिवाइडेड बाई 100। हम और स्टेप नहीं लिख रहे हैं, एक ही बार में कर रहे हैं, तुम लोग को भी एक ही बार में करने का कोशिश करना चाहिए। +1, ठीक है, ये जितना भी आ गया टू दी पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स 3 टाइम्स इंटू 16,000, तो ये हो जाएगा 18,522। लेकिन ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये तो ए है, ए मतलब जो अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर हमें मिलेगा। हम लोग को बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, बोलो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? ये इंटरेस्ट थोड़ी ना है, ये तो 16,000 18,522 बन गया है। 16,000 यहां लगाया था और ये 1.5 साल में बन गया है 18,522। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे निकालोगे, बोलो कितना होगा? टोटल अमाउंट से 16, होगा। हाँ 2,522। गुड आफ्टरनून खुशी। Good afternoon, ma'am. 2,522 होगा, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन के साथ जाता है कि नहीं। 2,522 यानी कि ऑप्शन बी होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, देखें 11th, ठीक है, 11th नंबर में क्या बोला है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, 40,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो ये 40,000 पी है, 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेबल क्वार्टरली। 10% पूरे 1 ईयर में मिलेगा, लेकिन पेमेंट करने का सिस्टम है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब पूरा मंथ, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, और किसी भी चीज को डिवाइडेड बाई 4 करने का मतलब है उसका क्वार्टर करना, ठीक है, क्वार्टरली उसे डिवाइड करना। हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाले क्लास में भी तो पढ़ रहे हैं ना, हो गया हम लोग का वो टॉपिक। तो ये देखो, ये 3 मंथ्स हो जाएगा, 3 मंथ्स के गैप में। ये मान लो 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स। तो मुझे बोलो कि 10%, क्या 10% करके 4 बार देगा तो 40% हो जाएगा, ठीक है, एवरेज बोले तो। कितना करके मिलना चाहिए? आई को एडजस्ट करना पड़ेगा, बोलो कितना एडजस्ट करके कितना आएगा? बोलो आई कितना आएगा, एन कितना आएगा? देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आई और एन ही मेन है, बोलो कितना आएगा? 2.4. हाँ 2.5, और एन कितना आएगा? बोलो बोलो, कोई भी एक जन बोलो ना, एन कितना आएगा? 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 2.5% ऐसे। तो ये पूरे ईयर में 10% पर एनम ऐसे करके जाएगा। पी बोला है 40,000। अच्छा, तो हम लोग को पूछा है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट नहीं पूछा है, ठीक है। तो फिर हम लोग पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। पी है 40,000, आई है 2.5%। देखो मैंने यहाँ पर 2.5 लिख लिया, तो वैसे भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 10% डिवाइडेड बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हो। एन कितना हो जाएगा? एन हो जाएगा 4, क्योंकि पूरे 1 ईयर का पूछा है। तो एन कैसे निकालते हैं? टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब ये कन्वर्जन 1 ईयर में कितना बार होगा वो डिपेंड करता है कैसे कंपाउंडिंग होता है। कंपाउंडिंग एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली,
या फिर कैसे? तो फिर ये क्वार्टरली है तो कन्वर्जन 4 बार होगा एक साल में। इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया गया है? तो इन्वेस्टमेंट है पूरे 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर में 4 टाइम्स ही कन्वर्जन होगा, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आंसर 2.5 दिख रहा है, लेकिन है परसेंट। ठीक है, 2.5%, यानी 2.5 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया, प्लस 1 कर लो। अब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 3 4, ठीक है, कैलकुलेटर में हो जाएगा इंटू 40,000, तो ये बन रहा है 44,152.51। ठीक है, 44,152.51। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये तो अमाउंट बना है इतना, कितने पैसे लगाने से इतना बना है? 40,000 लगाने से, तो एक्स्ट्रा जो हो गया वही तो मेरा इंटरेस्ट है। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा मिल गया है? एक्स्ट्रा मिला है 4,152.515 ऐसे है। देखते हैं आंसर कैसा है। 415, ये देखो एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है, तो फिर बाकी सब में जाने का क्या जरूरत है? वैसे भी ये सब होगा नहीं। ये देखो एग्जैक्ट आंसर मिल गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, बाकी देखो वैसे भी आंसर नहीं है, देखो 4,000 नहीं होगा, 4,100, ये एग्जैक्ट आंसर हमें मिल गया 4152.5। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? द डिफरेंस between compound simple interest and compound interest on 2400 for 2 years 5% per annum is, बोल रहा है कि अगर 2400 को 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं 5% पर एनम इंटरेस्ट पे, अगर सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं तो फिर कितना इंटरेस्ट आएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में करेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा, और दोनों के इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस पता करना है। ठीक है, दोनों केस में इंटरेस्ट का डिफरेंस पता करना है। तो बेसिकली बोल रहा है कि 2400 को सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करने पे और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करने पे सेम टाइम सेम परसेंटेज पे जो भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उस दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं क्योंकि वो निकालना आसान होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R बाई 100 इंटू टी, ये एकदम स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था। ठीक है, P का वैल्यू कितना है? देखो P का वैल्यू है 2400 और 2 इयर्स बोला है 5%। ठीक है, 5/100 इंटू 2। हाँ, अब चेक करते हैं, देखो कितना, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आंसर आ गया 240। तो ये आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट से 240, ये तो फटाफट निकल गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले हमें अमाउंट पता करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली इतना शॉर्टकट कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो पहले ए निकाल लेंगे, फिर ए माइनस बी करेंगे, इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे अभी अभी ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तो ए निकालने के लिए ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन। पी हम लोग को पता है 2400। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो इंटरेस्ट कैसे पेबल होगा, कुछ नहीं बोला है, 5% पर एनम सिर्फ बोला है। कंपाउंडिंग कैसे होगा, कुछ नहीं बोलने पे ऑलवेज एज्यूम कि कंपाउंडिंग ईयरली। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग ईयरली होगा तो आई का वैल्यू कितना होगा? बोलो, आई का वैल्यू 5% ही होगा कि उसे एडजस्ट करना जरूरी है? बोलो, क्योंकि मुझे कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, तो आई का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? क्या 5% ही रहेगा या कुछ और हो जाएगा? बोलो, मैंने तो बहुत बार बोला है, अगर कुछ नहीं बोला है तो क्या एजम्पशन लेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को क्वेश्चन पूछते हुए भी मैंने बता ही दिया था। ठीक है, बाई चांस गलती से, फिर मुझे लगा पूछ लेते हैं तुम लोगों से कि अगर मुझे 5% पर एनम बोला है, कंपाउंडिंग कैसे होगा कुछ नहीं बोला है, तो फिर कंपाउंडिंग क्या मान सकते हैं? अपने मन से क्या मानना चाहिए? क्वार्टरली, सेमी एनुअली, या फिर मंथली, या फिर डेली, या फिर एनुअली, क्या मानना चाहिए? बोलो, ऐसा मैम बहुत सारा क्वेश्चन। एनुअली। एनुअली, ठीक है, अगर एनुअली होगा तो आई कितना होगा? बोलो, एनुअली होने से आई कितना होगा फिर? 5%। 5%। मैम 5% 5% ही होगा। हाँ, थोड़ी ना चेंज होगा, 5% ही होगा, क्योंकि 5% तो पर एनम मतलब ही तो एनुअली है। चलो अब बोल रहे हैं 2 साल का इन्वेस्टमेंट था, तो एन कितना होगा?
बोलो, ये तो नहीं लिखने से भी तुम लोग को बोलना चाहिए। इतना बार तो हम हर एक लाइन हर एक क्वेश्चन में क्यों करवा रहे, ताकि तुम लोग के दिमाग में जाए। तो अगर ईयरली मिलेगा तो कन्वर्जन पर एनम कितना बार होगा, मुझे ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 5 बार, 10 बार, 2 बार, 1 बार, बोलो कितना बार मिलेगा। मैम 1:1 साल में 1 ही होगा। ये 1 होगा, लेकिन टी कितना बोला है, टी तो 2 बोला है, 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो 2 साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलेगा, 2 बार मिलेगा। मैम 2 ही तो होगा मैम। हाँ, 2 ही लिखेंगे। ये देखो +1, ठीक है, और 2 टाइम्स हो गया इंटू 2400, तो ये हो गया 2646। अच्छा, अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोलो फिर कितना होगा। 2646 बन गया है 2400 जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। तो फिर इंटरेस्ट कितना हुआ 246, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं है। हम लोग को पूछा है कि इन दोनों के डिफरेंस को बताओ। देखो पूछा है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस बिटवीन ऐसे लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 246 माइनस 240, 6 रुपीज, ठीक है, 6 रुपीज हुआ। चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है, डी, ठीक है, डी से आंसर मैच हो गया, ठीक है। 6 रुपीज का डिफरेंस दोनों में दिखेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में 6 रुपीज ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम केसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट में ही ज्यादा मिलता है, स्पेशली अगर इंटरेस्ट रेट सेम है। अगर इंटरेस्ट रेट अलग हुआ तो बात अलग है, जैसे मान लो यहाँ अगर 10% हो जाता तो थोड़ी ना इसको एक्सीड करके जा सकता था, लेकिन अगर सेम इंटरेस्ट रेट है, सेम इन्वेस्टमेंट पीरियड है, सेम अमाउंट है, तो ऑलवेज जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे चाहे जैसा भी कंपाउंडिंग हो उसी में इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें कंपाउंडेड अमाउंट पे फिर नेक्स्ट हमें इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होता है ना, इसी वजह से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 are 39.4 and 19.4 respectively. The number of years in which the population will be double assuming there is no immigration or emigration is, ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन का मतलब होता है ना तो बाहर से उस जगह पे कोई आया है, ना तो उस जगह से कोई बाहर गया है। मतलब लोग चले जाते हैं ना काम के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है, या एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ना तो कोई आया है ना तो कोई गया है। इमिग्रेशन भी नहीं है, इमिग्रेशन भी नहीं है। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट, अब देखो इस क्वेश्चन का स्पेशलिटी क्या है ना, क्वेश्चन 100 की जगह 1000 पे दिया हुआ है। मतलब नॉर्मली परसेंटेज तो हम लोग 100 पे निकालते हैं, लेकिन ये पर 1000 लोगों पे दिया हुआ है, पर 1000 पर्सन पे दिया हुआ है। तो देखो बर्थ रेट है 39.4 और डेथ रेट है 19.4। मतलब अगर हम लोग सोचे कि बोलो तो फिर यहाँ पर इस प्लेस में जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो लोग मर भी रहे हैं, लोग जो है पैदा भी हो रहे हैं, दोनों चीज हो रहा है, लेकिन नेट क्या होगा, नेट इंक्रीज है कि नेट डिक्रीज है, ये बता सकते हो। मतलब जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि मेरा प्रॉफिट 50 है, ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट 50 है, लेकिन सेम बिजनेस में मेरा लॉस है जो है 160 का मेरा लॉस है, तो मेरा नेट क्या हुआ, नेट करने से तो मेरा लॉस ही हुआ कितने का, 110 का, ठीक है। तो हम वही बोल रहे हैं अगर 39.4 पर्सन जो है, मतलब 1000 लोगों में 39.4% का जो है बर्थ रेट है और 19.4 जो है डेथ रेट है, तो नेट क्या है, डेथ ज्यादा है कि मतलब नेट इंक्रीज होगा पॉपुलेशन की डिक्रीज होगा। अगर लोग ज्यादा पैदा होंगे तो इंक्रीज, हाँ बोलो, इंक्रीज। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा क्योंकि ज्यादा लोग तो पैदा हो रहे हैं ना, ज्यादा लोग का बर्थ रेट ज्यादा है, देखो डेथ रेट कम है, तो ओवरऑल इंक्रीज ही होगा चाहे कितने भी लोगों का डेथ क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर देखो बर्थ होने का मतलब प्लस होना पॉपुलेशन और डेथ होने का मतलब माइनस हो जाना पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों को जब हम लोग नेट करते हैं तो हमें मिलेगा या तो नेट इंक्रीज है पॉपुलेशन में या फिर नेट डिक्रीज है पॉपुलेशन में, ये दोनों में से कुछ एक हमें मिलेगा, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा क्या मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर हम लिखते हैं बर्थ रेट क्या है, 1000 लोगों में, देखो 1000 पर्सन में 39.4,
39.4, ये देखो 39.4 बर्थ रेट है पर 1000 पर्सन्स में, ठीक है। और 19.4, ये इधर 1000 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। 19.4 डेथ रेट है पर 1000 लोगों में, ठीक है। तो नेट इंक्रीज ही हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बोल सकते हो यहाँ पर? मतलब अगर हम इसको नेट कर दें तो मेरा 20 हो जाएगा, 20 हो गया, 20 यहाँ पर 1000 में, ठीक है। 20 हो गया पर 1000 में। तो पॉपुलेशन अगर देखो तो हमारा जो है बर्थ रेट वाला ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग रेट का परसेंटेज निकालेंगे, देखो रेट निकालेंगे। तो रेट कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये चेंजेस हुआ है आउट ऑफ कितना 1000, ठीक है। ये चेंजेस हुआ है आउट ऑफ 1000 लोगों में। अगर इतने लोगों का जो है बर्थ है, इतने लोगों का डेथ है, तो ओवरऑल 20 पर 1000 लोगों में 20 लोगों का क्या होगा, बर्थ होगा, ठीक है। 20 लोगों का क्या हो जाएगा, बर्थ, ठीक है। ये ओवरऑल तो बर्थ ही निकल के आए ना, क्योंकि इतने लोग जिंदा है, मतलब इतने लोग पैदा हुए, इतने लोग मर गए, तो इसका मतलब नेट इतने लोग पैदा हुए हम लोग बोल सकते हैं। तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है मतलब बाई बर्थ, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 20 नंबर ऑफ पर्सन, और ये हो जाएगा हम लोग का 2%, ठीक है। 2% करके ग्रोथ रेट है, ये ग्रोथ रेट हो गया है ना। ग्रोथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बर्थ है, ठीक है। तो बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो ग्रोथ रेट है। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल, कितने सालों में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। पॉपुलेशन डबल होना चाहिए, तो मान लो अभी पॉपुलेशन x है, डबल होने का मतलब कितना हो जाएगा 2x। तो हमें यही पूछ रहा है कि पॉपुलेशन डबल हो जाएगा कितने सालों में, ठीक है, कितने सालों में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर 1 तो फॉर्मूले में है, आई हम लोगों ने निकाल लिया है। ग्रोथ रेट जो है वो 2% करके है, ठीक है। और 2% ईयरली होगा, ठीक है। 2% ईयरली होगा क्योंकि ये हमें एक ईयरली डेटा ही दिया हुआ था, एनुअल बर्थ और एनुअल डेथ, ठीक है। ये अगर एनुअल है, सोच के देखो, ये एनुअल डेटा है, ये भी एनुअल डेटा है, ठीक है। तो ये भी क्या निकल के आया, एनुअल डेटा। तो ये रेट भी क्या निकल के आया, पर एनुअल, ठीक है। अच्छा, टू दी पावर n, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, दोनों साइड से x हट जाएगा, तो ये 2 और ये 1 हो गया। अच्छा, और ये 2% मतलब 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो 1.02 होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 इसके नीचे लेके आ जाओ, तो कितना हो जाएगा, इधर लिखते हैं 2 इक्वल टू 1.02 टू दी पावर n। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो 1.02 को मल्टीप्लाई करो और देखना है कि कितने बार में ये हम लोगों का 2 निकल के आता है, ठीक है। तो ही हमें पता चलेगा, हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर करके देखना है। मतलब इधर भी तो कुछ एक होगा कि समथिंग टू दी पावर 1.02 टू दी पावर, ये तो n है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ डेटा होगा जो मल्टीप्लाई करने से 2 आएगा 1.02, तभी तो कंपेयर होके ये दोनों साइड से हट सकता है ना, एलिमिनेट हो सकता है। अब देखते हैं कितने बार में होगा, इनटू कर दिया मैंने, इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अच्छा देखो 33 याद रखते हैं, 33 में मेरा लगभग 1.9 मतलब 2 के आसपास आ रहा है। और एक बार करते हैं 34, अच्छा 34 में 1.96 ही है। 35 में 1.99 है, एक बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने n को 35 टाइम्स, सॉरी ये 1.02 को 35 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल रहा है 1.999। ये मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि ये तो लगभग 2 के पास ही हो गया। अब 36 टाइम करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये देखो 2 को स्किड करके चला गया, देखो एक्सिड कर गया, 2.03 आ गया, लेकिन हम लोग को तो 2 चाहिए ना, लेकिन ये कम है ये ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, उससे हमें समझ में आएगा। बाकी देखो 1.99 मतलब हम लोग अप्रोक्सीमेटली बोल ही सकते हैं कि ये 35 में होगा। देखते हैं एक बार ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है।
ऑप्शन 35 दिया, देखो 35 30 ईयर से तो होगा नहीं, 25 से भी होगा नहीं, अब दो ही ऑप्शन बचा, नन ऑफ दिस ऑफ 35 ईयर। तो मैंने बोला था कि हमें नियरेस्ट आंसर लिखना चाहिए, तो देखो 35 से आंसर तो आ ही रहा है 1.999 का, मतलब ये काफी पास, काफी नियरेस्ट आंसर है। 1.99 को हम लोग मैथ्स में अप्रोक्सीमेटली 2 लिख ही सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस केस में ऑप्शन डी नहीं चूज करके 35 ही चूज करना चाहिए, क्योंकि 35 नियरेस्ट है। अगर ये 35 की जगह 34 होता तब तो डी ही चूज करना पड़ता, ठीक है। तो 35 से तो ऑप्शन आ ही रहा है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है, देखो 0.1 यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा ना 2। तो इसका मतलब हमें इसमें आंसर चूज करना पड़ेगा, एन का वैल्यू 35, तो ये 35, मतलब ये अगर 2 दी पावर 35 होगा तो हम लोग को 2 मिल जाएगा, यानी एन का वैल्यू हम लोग का कितना निकल के आ गया 35। तो ये आंसर हो जाएगा 35, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिया नहीं है, हमें खुद से परसेंटेज निकालना पड़ा, ये स्पेशलिटी है बोल सकते हो, बाकी तो कुछ अलग नहीं है। ये कैसे निकालोगे वही ध्यान रखना है कि हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज, तो नेट बर्थ रेट जो है वो कुछ इतना निकल के आया, 2% का ग्रोथ निकल के आया, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया। अच्छा, अब देखो 14th नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ्स एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली। ये क्वेश्चन तुम लोग इसका इंटरेस्ट सही सही बताना, ठीक है। अच्छा है क्वेश्चन, बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है 6 मंथ्स के लिए, 12% पर एनम है, लेकिन पेबल क्वार्टरली है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो कि आई कितना होगा इस क्वेश्चन में, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला तो ये बनेगा, ये तो तुम लोग को समझ में आ ही रहा है। मुझे दो ही क्वेश्चन है, पी तो तुम लोग को पता ही है, चलो वो हम भी बता देते, 4000 होगा। तुम लोग मुझे ये बताओ एन कितना होगा और आई कितना होगा, ये दोनों बताओ मुझे, एन कितना होगा आई कितना होगा। I बोलो। 6% and 2. आई 6%, आई 6%, एन 2। एन तो सही हुआ है, 6 बोल रहे हो कुछ और बोल रहे हो, ये ठीक हुआ है। आई ये नहीं होगा, एन 2 सही हुआ है। आई 6% अगर बोल रहे हो तो 6% नहीं होगा, कुछ और होगा, बताओ कितना होगा। बोलो, यही तो इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होने को आ रहा है, एन्युइटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं पकड़ पाओगे तो फिर कैसे होगा। इतना बार तो मैंने सिखाया है कैसे सोचना है। हाँ बोलो, बोलो कितना हो आएगा, बोलो मैं कतटा केटे गেল। 6/2। हाँ 3% होगा, एन 2 ही होगा, ठीक है, एन 2 ही होगा। देखो अगर ये नहीं समझ में आता है तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, बट आंसर नहीं आएगा ना सही। देखो यही मेन है, देखो सिंपल तरीका होता है समझने का। यहाँ पर बोला है हम लोग का इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ्स का, ठीक है। तो तुम लोग को सबसे पहले एक 6 मंथ्स का लाइन ड्रॉ करना चाहिए कि भाई ये मेरा 6 मंथ्स है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा जो है 6 मंथ्स है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है और हम लोगों ने 4000 रुपीज लगाया है, ठीक है। तो हम लोगों ने 4000 रुपीज जो है इन्वेस्टमेंट कर दिया, 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम लोग को पेमेंट मिलेगा 12% पर एनम, बोला था ईयरली 12% पर एनम, लेकिन पेमेंट मिलेगा क्वार्टरली। तो क्वार्टरली मिलेगा मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना बार मिलेगा, मुझे जो इंटरेस्ट है वो मुझे मिलेगा क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स के गैप में, मतलब ये देखो यहाँ पर जैसे 3 मंथ्स कंप्लीट होगा फिर 3 मंथ्स कंप्लीट होगा, ऐसे करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मुझे 3 मंथ्स के गैप में मिलेगा, तो अगर ये ईयरली इन्वेस्टमेंट होता तो मुझे 4 बार मिलता, क्यों, सिंपल सा बात है, 3 3 3 3 करके ये पूरा 12 मंथ्स हो जाता। लेकिन मैंने अभी भी बोला कि क्वेश्चन में तो बोला है कि मेरा 6 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट है, मतलब मुझे कितने दिन का अमाउंट मिलेगा, बस इतने दिन का। यहाँ से कट कर दो, क्योंकि ये अगर पूरा 12 है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये मेरा 6 मंथ्स, इधर का मेरा 6 मंथ, तो 6 मंथ्स में 2 ही क्वार्टर आएगा, सिंपल है। देखो 6 मंथ्स में तो 2 ही क्वार्टर आएगा ना, पूरे 12 मंथ्स में 4 क्वार्टर आ जाएगा।
जाएगा 3 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर आएगा, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा, इससे मेरा एन निकल के आता है। देखो हम तो ड्रॉ से ही कर लेते हैं, फॉर्मूले का कोई जरूरत नहीं होता है, फिर भी सिखाना है मुझे तो हम बोल देते हैं। ये देखो ड्रॉ से पूरा कैलकुलेशन ऐसे ही हो जाता है, ना तो तुम लोग को आई को रटने का जरूरत होता है, ना तो एन को रटने का जरूरत होता है। पी बोल दिया है 4000, ठीक है। और मुझे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अगर मुझे इंटरेस्ट बता दिया है क्वार्टरली मिलेगा, मतलब मुझे 12% 4 बार में मिलेगा, सिंपल सा बात है। तो मुझे कितना करके मिलेगा 3%, ये देखो 3% एक बार, फिर 3%, फिर 3%, फिर 3%। लेकिन इधर वाला तो मिलेगा ही नहीं ना, इधर वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ 6 मंथ्स का कर रहे हैं, यानी 3% करके मिलेगा। बाकी मिलने वाला है कैसे, 3% करके, ठीक है। मतलब इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 12/4 या फिर 3%, जैसा लिखना चाहो। और एन कितना हो जाएगा, 2 बार कन्वर्जन है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी देख सकते हो टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का फिक्स्ड होता है। क्योंकि मेरा कन्वर्जन क्वार्टरली है तो ईयरली 4 टाइम कन्वर्जन होगा, 6 मंथ्स को मुझे ईयर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि टी मेरा ऑलवेज ईयर में आंसर देता है। तो 6 मंथ्स मतलब कितना ईयर, 6/12 ईयर्स, ठीक है। 6/12 मतलब ये हो गया 6 इंटू 4 24/12, मतलब 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स कन्वर्जन, और ड्रॉ दिख ही रहा है क्लियरली, 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर होता है। इसमें ये सब तो करने का जरूरत ही नहीं है, सिंपल अपना जो है नॉर्मल प्रैक्टिकल जो है लॉजिक लगा के कर सकते हैं हम लोग। इसमें हमें इतना फॉर्मूले में जाना ही नहीं चाहिए। ये देखो 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 3%, 3% मतलब 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 1.03 इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया इंटू 4000, 4243.6, ठीक है। ये मेरा ए निकल के आ गया। बट क्वेश्चन में ना ए नहीं पूछा था, पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4243.6 माइनस 4000, तो 243.6, ठीक है। 243.6 ये मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं ऐसा है कि नहीं। हाँ 243.6 एग्जैक्ट आंसर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए से चला गया। तो हम तो यही रेकमेंड करेंगे कि देखो फॉर्मूला याद करो, हम ये नहीं बोलेंगे बिना फॉर्मूले के होगा कैसे, ये तो याद रखना ही है, नहीं तो पुट कैसे करोगे। लेकिन अगर तुम लोग समझ जा रहे हो कि चीज कैसे बन रहा है, जैसे देखो ये सिंपल सिंपल चीज क्या है तुम लोग को समझना है। जैसे अगर क्वार्टरली बोल रहा है तो एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ये सब तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा ना। जैसे बचपन में कभी रखते थे ना कि 1 रुपए मतलब जैसे देखो 60 सेकंड में 1 मिनट, ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटा, तो ये तो याद रखना पड़ता है, ये बेस होता है नॉर्मल। तो जैसे अगर बोलेगा कि सेमी एनुअली मतलब 6 मंथ्स के गैप में, अगर बोलेगा मंथली तो एक साल में 12 बार 12 महीना होता है, ठीक है। अगर हमें बोलेगा डेली तो 365 डेज होगा। तो ये जो है ये चीज अगर याद रखते हो, समझ पाते हो, तो ये ड्रॉ से ही क्वेश्चन कर सकते हो, ये सब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी जैसा तुम लोग याद रख सकते हो वैसा ही रखो। अच्छा अब हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एन्युटी, ठीक है। एन्युटी का मतलब क्या होता है, एन्युटी का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट और रिसीप्ट, ठीक है। क्योंकि हम लोग किसी को पैसा दे भी सकते हैं, किसी से पैसा मिल भी सकता है, ठीक है। जैसे अगर किसी ने किसी को ईएमआई भरना है, ठीक है, तो अगर ईएमआई भरना है तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। किसी को मान लो मंथली कुछ पेमेंट मिल रहा है या फिर किसी और तरीके से मिल रहा है, जैसा भी हो, ठीक है, पीरियोडिक पेमेंट जैसा भी हो, भी बताते हैं कैसे कैसे हो सकता है, मंथली क्वार्टरली कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारा रिसिप्ट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है। अगर किसी से हम लोगों ने बोरो किया है तो पेमेंट होगा, कहीं पर पैसा रखा है इन्वेस्ट किया है तो रिसिप्ट होगा, ठीक है। अच्छा देखो ये जो पेमेंट या रिसिप्ट है ये कैसा हो सकता है, बोल रहा है कि ये हो सकता है पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, जैसे कि मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली,
ठीक है। पीरियोडिक पेमेंट इतने तरीके का, मतलब हम लोग का पेमेंट या रिसिप्ट जो भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चीजों के लिए एप्लीकेबल है, मैंने सिर्फ पेमेंट लिख दिया है। तो हम लोग का पेमेंट या रिसिप्ट मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, सेमी एनुअली यानी 6 मंथ्स के गैप में हो सकता है, क्वार्टरली यानी कि हम लोगों का जो है 3 मंथ्स के गैप में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर सेम अमाउंट, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एन्युटी का जो फीचर्स है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ के समझोगे कि ये क्वेश्चन एन्युटी का ही है, वो हम बता रहे, ठीक है। और रेगुलरली ये कुछ फीचर्स हमें फॉलो करना है, ठीक है। और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है ना, ये समझ में आता है तो क्वेश्चन में बाइफर्केशन कर ही लोगे कि एन्युटी का है कि कुछ और है। अगर मुझे क्वेश्चन में पेमेंट जो है वो या रिसिप्ट जो है वो किसी टाइम बेसिस पे बताता है, लाइक जैसे मंथली, ईयरली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, या फिर कुछ और भी हो सकता है, लाइक जो है डेली बेसिस भी हो सकता है, सेम अमाउंट का ही होना चाहिए। सेम अमाउंट में चेंजेस नहीं होना चाहिए, रेगुलरली होना चाहिए, कोई ब्रेक होने से नहीं होगा, ठीक है। और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होना चाहिए, मतलब अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए कि ये पेमेंट हम लोग सालों साल करते ही जाएंगे, नहीं। 10 साल, 5 साल, 15 साल, मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलरली होना चाहिए, बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेम अमाउंट का होना चाहिए और पीरियोडिक होना चाहिए, या तो मंथली, या तो ईयरली, या तो डेली, या तो सेमी एनुअली, या तो क्वार्टरली, किसी भी एक तरीके से होना चाहिए, तभी हम लोग इसको बोलते हैं एन्युटी, ठीक है। एन्युटी का कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। एन्युटी का एग्जांपल हो जाएगा लोन टू बी रीपेड विथ इक्वल इंस्टॉलमेंट। सपोज हम लोगों ने कोई लोन लिया है, ठीक है, वो हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट के साथ पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम लोग का हो जाता है एन्युटी, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, बैंक में भी होता है, अगर पोस्ट ऑफिस में करना चाहो तो पोस्ट ऑफिस में भी होता है, इसको बोलते हैं आरडी। सुनोगे तुम लोग ये, अगर कभी घर पे इन्वेस्टमेंट का बात होता है, कोई एजेंट आता है बताता है तो सुनोगे, वो बहुत ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आरडी। आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट। जैसे एलआईसी वगैरह होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एलआईसी भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या फैसिलिटी होता है ना, कि हमें मंथली पेमेंट का, जैसे मान लो साल में 5,000, 10,000 या 15,000 देना है, किसी को इश्यूज है, नहीं दे पा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो डेली बेसिस पे भी हम लोग जो है पोस्ट ऑफिस पे पैसा जमा कर सकते हैं, बैंक में भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है एसआईपी करते हैं ना, एसआईपी इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी एक तरीके का सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, हमें डिपॉजिट करते जाना होता है, ठीक है। रिकरिंग डिपॉजिट में भी एक फिक्स्ड अमाउंट हमें रेगुलरली, जैसे मान लो डेली का 10 रुपया जमा करना है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी बनता है। जैसे मान लो सभी के लिए तो पॉसिबल नहीं कि डेली का 1,000 दे दे या 100 दे दे, कोई डेली का 10 ही रुपया दे सकता है, वो भी होता है, ठीक है। आरडी बोलते हैं उसे, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रेकरिंग मतलब रिओकरिंग, बार बार, तो डेली का 10 रुपए करके हम लोग जमा कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन देखो डेली का 10 रुपए में क्या क्या फीचर्स फॉलो हुआ, पीरियोडिक पेमेंट कैसे हो गया, डेली, ठीक है। कितना अमाउंट डेली देना है, 10 रुपया, रेगुलरली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैंने आज दिया फिर 10 दिन बाद दिया, ऐसा नहीं होता है, रेगुलरली पेमेंट होगा उसमें। और स्पेसिफिक पीरियड, मान लो ये 10 रुपए वाला स्कीम 5 इयर्स के लिए मैंने कर लिया, ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा हम लोग का एन्युटी, ठीक है, उसे हम लोग एन्युटी बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पीरियोडिक पेमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग मुझे बताओ, ये टेबल 4.1 है, 4.2 और यहाँ पर टेबल 4.3 है, तो मुझे पहले ये बताओ, ये टेबल 4.1 यहाँ तक है, क्या ये एन्युटी है, क्या ये जो, ये क्या है, देखो बोल रहा है ये कोई पेमेंट या रिसिप्ट का डेटा दिया हुआ, या तो 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 7,000 हमें किसी को पेमेंट करना है, या तो रिसिप्ट करना है ईयर के एंड में, क्या ये एन्युटी है? नहीं मैम। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बोलो, ये एन्युटी नहीं है, सही बात है, ये एन्युटी नहीं है, क्यों नहीं है, कौन सा फीचर फॉलो नहीं किया? इक्वल अमाउंट। हाँ, इक्वल अमाउंट वाला फीचर्स फॉलो नहीं हो रहा है, ये देखो
क्या पीरियोडिक पेमेंट है? हाँ है, पीरियोडिक पेमेंट है। देखो हर साल के एंड में, देखो हर ईयर के एंड में, चलो पीरियोडिक पेमेंट वाला तो फॉलो हो रहा है, सेम अमाउंट होना चाहिए, यही फॉलो नहीं हुआ, देखो यही फॉलो नहीं हुआ, सेम अमाउंट होना चाहिए 5000, लेकिन इसके बाद 6457 नहीं होगा, ठीक है, फिर ये एन्युटी नहीं होगा। क्या ये रेगुलरली दिखा रहा था? हाँ, कोई ब्रेक तो था नहीं, देखो रेगुलरली दिखा रहा था, ये देखो रेगुलरली दिखा रहा था, लेकिन एक फीचर्स भी अगर नहीं मैच होता है ये चारों में से, तो फिर वो एन्युटी नहीं होगा। रेगुलरली था, स्पेसिफिक पीरियड के लिए भी था, देखो 5 साल के लिए था, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है, 5 साल के लिए था, तो सारे फीचर्स मिले, लेकिन सेम अमाउंट के लिए नहीं था, इसीलिए ये एन्युटी का जो है, मतलब ये जो पैटर्न है ये एन्युटी को फॉलो नहीं करता। अच्छा, अब ये टेबल 4.2 जो कि यहां से लेके यहां तक बिलोंग कर रहा है, मुझे बोलो क्या ये एन्युटी है? नो मैम। नहीं, क्यों नहीं, बोलो क्या ना बोलो। ब्रेक আছে। हाँ, ये एक ब्रेक आ गया बीच में, देखो रेगुलर नहीं है यहाँ पर, जो है एक पीरियोडिक पेमेंट तो दिख रहा है कि ईयर के एंड में करना है, ठीक है, सेम अमाउंट भी दिख रहा है, लेकिन रेगुलरली वाला जो पॉइंट है ना वो ब्रेक हो गया, ठीक है, इसीलिए ये मेरा एन्युटी नहीं होगा। देखो ये रेगुलरली वाला पॉइंट जो है ये ब्रेक हो गया, सेम अमाउंट तो था, स्पेसिफिक पीरियड भी था, और जो है पेमेंट हम लोग का ईयरली था, ईयर एंड, लेकिन क्योंकि अमाउंट जो है उसमें एक जगह पे हमें ब्रेक दिख गया, इसीलिए ये जो है एन्युटी नहीं होगा। चलो अब ये वाला बताओ 4.3, क्या ये एन्युटी का पैटर्न फॉलो कर रहा है? हाँ, ये एन्युटी यस। है, ये एन्युटी है, चारों का चारों फीचर्स जो है फॉलो कर रहा है। पहला फीचर्स कि हम लोग का पीरियोडिक पेमेंट होना चाहिए, तो हर साल के एंड में पीरियोडिक पेमेंट, हर साल के एंड में, ठीक है, सेम अमाउंट होना चाहिए, चलो सेम अमाउंट दिख रहा है, रेगुलरली कोई ब्रेक नहीं है, रेगुलरली चल रहा है और 5 साल के लिए चल रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता करना पड़ता है कि एन्युटी कौन सा वाला है, एन्युटी है भी या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एन्युटी का कंसेप्ट, ये ध्यान में हमेशा रखना है, तभी तुम लोग एन्युटी का क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अच्छा, अब चलो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू से थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, ये तो मैंने जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मतलब लैंग्वेज में दिया है, अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू से कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पर ये हम 2 साल का इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है, 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। मान लो हम लोगों ने एक एफडी किया है, ठीक है, एफडी का मतलब पता होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, कितने का किया है? 1000 रुपीज का, ठीक है, और 10%, अब एफडी क्यों किया है? क्योंकि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, तो रिटर्न क्या है? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिस पे 2 इयर्स का इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो 2 इयर्स में मुझे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, मुझे पहले बोलो कि फर्स्ट ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बोल सकते हो, फर्स्ट ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? अगर मेरा 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, कुछ नहीं बोला है तो कंपाउंडिंग एनुअली है, हम ही बता दे रहे, तो मुझे बोलो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1000 रुपीज पे? 10%। अमाउंट बोल दो, 10% तो मैंने लिखा ही नहीं। 100। 100 रुपीज का इंटरेस्ट मिल जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा ये देखो मैंने ऊपर दिखा है, फिर नेक्स्ट ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैम 110। हाँ, 110 मिलेगा। अच्छा, अमाउंट कितना होगा, कितने पे 110 मिलेगा? 1100। 1000 था, 100 मिल गया, कंपाउंडिंग का तो यही होता है ना कंसेप्ट, हम फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे समझाने के लिए, तो 1100 पे ये मिलेगा। तो 2 साल के बाद मेरा एफडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब एफडी में डाला तो था 1000 रुपए, अभी मुझे मिलेगा कितना? बोलो कितना मिलेगा टोटल, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 210। 1210, मतलब एक्स्ट्रा 210 मिलेगा। अच्छा, अब ये तो तुम लोग को पता है, ये तुम लोग सोचोगे ये मुझे क्यों दोबारा बोला जा रहा है, देखो ये तुम लोग को पता है, चलो अब सेम चीज हम यहाँ पर करते हैं सेम स्कीम में।
2 इयर्स के लिए ही। यहां पर हम करेंगे रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट हमें बार बार करना पड़ेगा। अब किस हिसाब से करना है वो हम बताएंगे। 1000 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक आरडी जो है, जैसे एफडी होता है, हम लोग एफडी कर सकते हैं, वैसे हम लोग आरडी भी कर सकते हैं। हमें डिपॉजिट बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करना पड़ेगा बार बार डिपॉजिट? मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर रेकरिंग डिपॉजिट बोला है ₹1000 पर एनम, 10% पर एनम करके हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी इन्वेस्टमेंट 2 साल का है। तो इसमें और इसमें फर्क इतना है कि ये एफडी है और इसमें फर्क ये है कि ये रेकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है। तो इसमें बोलो मुझे पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इसमें मुझे पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो। बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा पहले साल? मुझे ₹1000 देना है। हाँ बोलो। मैम 100। हाँ, 1000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर, ठीक है। तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? ₹100 का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ₹1000 था, ठीक है, उसमें मैंने ₹100 का इंटरेस्ट कमा लिया, तो मेरा अमाउंट बन गया 1100, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पे मिलेगा बोल सकते हो? क्या मुझे फिर से कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा रेकरिंग डिपॉजिट है 1000 पर एनम, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, तो क्या मुझे फिर से, देखो ये लाइन पढ़ के समझो ना, रेकरिंग डिपॉजिट कैसे करना है? 1000 पर एनम। तो बोलो अभी मैंने एक बार जो 1000 दिया था वो तो 1100 बन गया है। एक बार दिए गए ₹1000, 1100 बन चुका है। और मुझे नेक्स्ट इंटरेस्ट बताओ तुम लोग कितना मिलेगा और कितने अमाउंट पे मिलेगा वो बताओ। रेट तो वही 10% ही रहेगा, 1 ईयर के लिए ही मिलने वाला है, लेकिन मुझे अमाउंट बताओ। 2100. तो 1000 पे मिलेगा। नहीं, 1000 पे कैसे मिलेगा? कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड होगा। 10% पर एनम कंपाउंडेड फॉर, ये देखो ये 10% जो है ये पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड। हाँ मतलब 1100 पे मिलेगा। नहीं, 1100 पे मिलने से तो यही बन जाएगा। फिर फर्क क्या हुआ? देखो रेकरिंग डिपॉजिट वही तो हम बता रहे, 1000 पर एनम मुझे इन्वेस्ट करते जाना है। मैंने एक बार ₹1000 दिया है, रेकरिंग डिपॉजिट में बोला है मुझे। रेकरिंग डिपॉजिट मतलब क्या? बार बार डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैसे डिपॉजिट करना पड़ेगा? क्या डेली करना पड़ेगा? वो तो मुझे क्वेश्चन बताएगा। मुझे बोल दिया है 1000 पर एनम करना है, तो एक साल खत्म होने पे मुझे फिर से ₹1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल अमाउंट बन जाएगा 2100, ठीक है। क्योंकि आरडी का मतलब है मुझे जो है फ्रीक्वेंटली जो है डिपॉजिट करते जाना है। एफडी में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही बार डिपॉजिट करना पड़ेगा, हो गया। ये स्कीम में होता है कि मुझे बार बार डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब वो देखो डेली बेसिस भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग को एग्जांपल दिया था कि डेली का ₹10 करके जमा करे, तो आज किया, फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्कीम बताया था कि रेकरिंग डिपॉजिट 1000 पर एनम है, मतलब एक साल खत्म होने के बाद मुझे फिर से ₹1000 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2100 पे। तो 2100 पे कितना इंटरेस्ट निकल के आएगा? तो कैलकुलेट करके देख लो, 210 निकल के आएगा। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा बोलो? टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा बताओ? ड्रॉ देख के तो बताओ कौन सा फॉर्मूला पूछ रहे हैं। 310। मैम टोटल 3100। अमाउंट, टोटल अमाउंट बोलो, मैम टोटल अमाउंट। इंटरेस्ट হচ্ছে টোটাল 3000। 310। আমাকে ডেটাটা বলো না, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहे हम, टोटल अमाउंट पूछ रहे हैं। अच्छा चलो इंटरेस्ट ही बता दो पहले, बोलो इंटरेस्ट कितना मिला, फिर अमाउंट बता देना। बोलो इंटरेस्ट कितना मिला टोटल? हाँ, 100 प्लस 310। 210, 310। अब हम पूछ रहे हैं अमाउंट कितना हो जाएगा ओवरऑल? मैम 3000 2310।
2310 होगा। पहले 1000 दिया, फिर 100 इंटरेस्ट मिला, फिर 1000 दिया, फिर 210 इंटरेस्ट मिला, तो टोटल करो 1000 2000 और ये हो गया 2310 टोटल करके देख सकते हो। देखो 1000 रुपए, 100 रुपए, 1100, फिर 1000, 2100, 2100 में 210 मिलके 2310। ठीक है, तो अमाउंट और इंटरेस्ट में देखो, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुम लोग को तो आंसर सही देना पड़ेगा ना। इतना सारा क्वेश्चन कर लियो, अब अमाउंट और इंटरेस्ट में फर्क नहीं समझने से कैसे होगा? अमाउंट का मतलब थोड़ी ना इंटरेस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, दिस इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। अमाउंट का मतलब होता है जो इन्वेस्ट किया प्लस इंटरेस्ट। ये सब मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया इसीलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अमाउंट भी पूछ सकता है, इंटरेस्ट, तो तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो यहाँ पर देखो, ये जो है, यहाँ पर हम लोगों ने कितना बार डिपॉजिट किया और यहाँ पर हम लोगों ने कितना बार डिपॉजिट किया। यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था बोलो? इस केस में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना था? इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है ना, कितना पैसा लगाया था बोलो? 1000। हाँ, इन्वेस्टमेंट था 1000। ठीक है, रिटर्न कितना मिला? रिटर्न मतलब कमाई, एक्स्ट्रा, बोलो। 210। 210, करेक्ट। रिटर्न मतलब क्या? 1000 लगा के अगर 1000 ही मिला तो क्या ये रिटर्न होता है? 1000 मिला के जो एक्स्ट्रा मिला वो रिटर्न होता है। अच्छा, अब इसमें बोलो कितना इन्वेस्टमेंट किया? बोलो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किया? ये वाले केस में इन्वेस्टमेंट कितना किया और रिटर्न कितना मिला? 2100 इन्वेस्ट किया। 2100 गलत। बोलो कितना इन्वेस्ट किया? 1000। 2000। हाँ, वो तो इंटरेस्ट है, इसको दोबारा से लगा रहे वो बात अलग है, लेकिन हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल वैल्यू कितना बार लगाया? 2 बार, 1000 एंड 1000। ठीक है, अच्छा, रिटर्न कितना मिला? 310। हाँ, 310। इंटरेस्ट जो है वही रिटर्न होता है। इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो तो कमाई का इन्वेस्टमेंट है। ये जो 100 है, ये तो अर्न किया गया रुपीस को हम लोगों ने फिर से इन्वेस्ट किया, बात सही है। लेकिन अगर हम पूछे कि हमारे पॉकेट से कितना गया, वो तो मुझे इंटरेस्ट मिला, हमारे पॉकेट से जो जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये है इंटरेस्ट के अमाउंट को फिर से इन्वेस्ट करना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, ये अर्न किए गए अमाउंट को हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे, फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसमें हम लोग बोलेंगे, इस तरीके के केस को बोला जाता है सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, ये भी तुम लोग को नाम मिलेगा। ठीक है, सिंगल कैश फ्लो, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक ही बार पैसा डाला। ठीक है, एक ही बार पैसा डाला बैंक में, मान लो बैंक में ही एफडी होता है नॉर्मली, बैंक में हम लोगों ने एक बार पैसा दिया, हमारा ये अमाउंट बन गया। लेकिन इसको हम लोग सिंगल कैश फ्लो नहीं बोलते। जब ये सिचुएशन है, ये कैसा पैटर्न बना, अभी अभी जो पढ़ा तुम लोगों ने, एन्युइटी बन गया। ठीक है, ये एन्युइटी बन गया। क्यों? देखो, एन्युइटी हम लोगों ने, देखो, स्पेसिफिक पीरियड था, 2 साल के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, दूसरा है कि हम लोगों का पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट था। पीरियड कैसा था? ईयरली था, पीरियड ईयरली था। सेम अमाउंट किया, 1000। ठीक है, सेम अमाउंट किया, रेगुलरली किया, कोई ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट ईयर ही किया है। ठीक है, ये ड्रॉ से देख लो, नेक्स्ट ईयर ही किया है, कोई गैप नहीं है, और स्पेसिफिक पीरियड यानी 2 इयर्स के लिए किया है, तो इसको बोलते हैं एन्युइटी, इसको बोलते हैं सिंगल कैश फ्लो। ठीक है, इसको एन्युइटी, इसको सिंगल कैश फ्लो बोलेंगे। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एन्युइटी पढ़ना पड़ेगा, कितने तरह का एन्युइटी होता है। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ एन्युइटी यहां पर लिखते हैं, पीछे ही लिख रहे हैं क्योंकि टेबल नहीं बन पाएगा, यहां पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ एन्युइटी। देखो, एन्युइटी 2 तरीके का होता है, एन्युइटी रेगुलर और दूसरा होता है एन्युइटी ड्यू। अच्छा, एन्युइटी रेगुलर का मतलब क्या होता है? लिखो, इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग at the
एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। और एन्युटी का मतलब होता है, एन्युटी ड्यू का मतलब होता है, सॉरी एन्युटी तो दोनों ही है, एन्युटी ड्यू का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जिसको बोल सकते हैं दैट इज इमीडिएटली। ये लैंग्वेज तुम लोग को मिलेगा, इमीडिएटली ऐसे बोला हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, इमीडिएटली। तो देखो मैंने दो चीज लिखा, दो तरीके का एन्युटी होता है, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। रेगुलर का मतलब इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जनरली यूज्ड फॉर लोन, ठीक है। अगर हम लोग किसी तरीके का लोन लेते हैं ना, अब तुम लोग बोलोगे हम लोग कहाँ से लोन ले, हम लोग तो बच्चे, हम लोगों ने लोन दिया नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग मान लो कोई भी ईएमआई में कुछ भी लेते हो, जैसे मान लो मोबाइल ले लिया ईएमआई में फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर मान लो घर पे अगर कोई फ्रिज ले रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी लैपटॉप ले रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ फर्नीचर ले रहे हो, सारी चीज ईएमआई में आजकल आते हैं, ठीक है। तो ईएमआई में अगर हम लोग कुछ भी लेते हैं या फिर बैंक से लोन ही लेते हैं, तो जिस मंथ हमारा लोन सैंक्शन होता है ना, हम बैंक का बात करें, जैसे मान लो कोई होम लोन ले लिया, तो जिस मंथ, मान लो ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये तो खत्म होने को आ गया मई, ठीक है। अब मान लो अगर मेरा जून के स्टार्टिंग में लोन सैंक्शन हो गया, तो नॉर्मली क्या होता है, जून के एंड से जो है मेरा जो है ईएमआई स्टार्ट होता है। तो ऐसे होता है इंस्टॉलमेंट नॉर्मली एंड ऑफ द पीरियड, जिस मंथ में सैंक्शन हुआ लोन उसके एंड से स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आज लोन सैंक्शन हो गया तो कल ही से हमें ईएमआई पे करना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एंड ऑफ द पीरियड से होता है, लेकिन उसको एन्युटी रेगुलर बोलते हैं। लेकिन एन्युटी ड्यू किसे बोलते हैं, चलो एक एग्जांपल देते हैं, जनरली यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये पैसा देना पड़ेगा, ये बोरोइंग है। इन्वेस्टमेंट मतलब फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा, हम लोग एक बार पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। जब पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हमारा स्टार्ट हो जाता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जैसे मान लो कोई एफडी कर लिया हम लोग, ठीक है, उस पर हम लोगों ने मतलब पूरा स्कीम पढ़ के साइन कर दिया कि हाँ भाई मुझे ये एफडी करना है। तो जैसे ही एफडी करने के लिए हम लोगों ने हाँ बोला ना, हमारा जो है इमीडिएटली उसका जो है पेमेंट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएटली उसका पेमेंट हमें करना पड़ता है जब हम लोगों ने उसके लिए एग्जीक्यूशन कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मैंने एफडी करने का सोचा और मैंने मतलब पेमेंट करने का सोचा और मुझे जो है पेमेंट नेक्स्ट मंथ करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे इंस्टॉलमेंट जो है स्टार्ट करना पड़ता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से नॉर्मली, ठीक है, इमीडिएटली। और अगर हम लोग बोरो करते हैं ना तो एंड ऑफ द पीरियड से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन ना हमें बताएगा कि हम लोग का इंस्टॉलमेंट कैसा है। इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग जो है वो एंड स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड है या फिर इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है, ठीक है। पीरियड के शुरुआत में अगर देना है तो एन्युटी ड्यू, और अगर एंड में देना है तो एन्युटी रेगुलर होगा। वो क्वेश्चन हमें बताएगा, सिर्फ तुम लोग को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के फाइंड आउट करना है कि कौन सा लैंग्वेज दिया है। तो फाइंड आउट कर लोगे रेगुलर है कि ड्यू है, करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि दोनों के बेसिस पे फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्यों अलग हो जाएगा, देखो अगर एंड ऑफ द पीरियड से मुझे ईएमआई देना है और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड से मुझे ईएमआई देना है, तो नंबर ऑफ ईएमआई भी तो मेरा चेंज होगा ना, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरा ईएमआई जो है मान लो पूरे 1 ईयर का है, 1 ईयर में 12 मंथ्स आता है, ठीक है। अब मान लो हम ऐसे बोल रहे हैं जैन से लेकर दिसंबर, फॉर एग्जांपल जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। मुझे जैन के एंड में देना है, फिर फेब के एंड में देना है, तो बात अलग होता है। मुझे जैन की शुरुआत में देना है तो वो बात अलग होता है, ठीक है। अगर हम जैन की शुरुआत से देंगे तो मेरा वो जो है स्कीम, उसमें इंटरेस्ट अलग आएगा। और अगर क्यों, क्योंकि पूरा 1 जैन से लेके 31 जैन तक का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा या देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 31 जैन को पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं, जो भी हो, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट फिर जैन से फेब तक काउंट होगा। इसीलिए फॉर्मूला अलग बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि एन्युटी ड्यू है कि एन्युटी
रेगुलर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखवाते हैं कि कैसे क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आएगा कि एन्युटी का क्वेश्चन है। तो लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को सिर्फ क्यू लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ क्यू लिखा है, क्यू इज ऑफ एन्युटी। कैसे समझोगे कि क्वेश्चन मेरा एन्युटी का है, ठीक है। देखो क्या क्या वर्ड रहेगा, यूज ऑफ वर्ड्स लाइक, कौन कौन सा वर्ड रहेगा देखो। तो क्वेश्चन में तुम लोग को वर्ड मिलेगा एन्युटी, ये मिल जाए तो बात ही खत्म कि अगर मुझे क्वेश्चन डायरेक्टली बोल रहा है कि एन्युटी, तो सोचना ही नहीं है क्वेश्चन एन्युटी का ही है। या फिर मुझे बोल रहा है इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन में मुझे इंस्टॉलमेंट बोला है तो भी क्वेश्चन एन्युटी का है, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट बोला है, और ये देखो इंस्टॉलमेंट मुझे कैसे बोल सकता है, इंस्टॉलमेंट मुझे बोल सकता है ईयरली, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, ठीक है। इस तरीके से अगर पीरियोडिकली हमें कुछ बोल रहा है तो फिर वो क्वेश्चन एन्युटी का है, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ एन्युटी कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन एन्युटी का है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे दिमाग में आता है कि कैसे फाइंड आउट करें। एन्युटी तो समझ में आ गया, क्वेश्चन एन्युटी का है, ये तुम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो तुम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रेगुलर का है कि ड्यू का है। तो देखो उसमें कैसे होगा, देखो इसमें क्वेश्चन लिखो कि हाउ टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एन्युटी इन क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में एन्युटी का टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो उसका देखो हिंट्स देते हैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ ম্যাম একবার কোয়েশ্চেনটা দেখাবেন? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। अच्छा, इफ क्वेश्चन क्यों लिखा है मैंने, इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट व्हेन इंस्टॉलमेंट आर स्टार्टिंग, hyphen we will use annuity रेगुलर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बता देते हैं। क्वेश्चन ना साइलेंट है, हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ के ये समझ गया कि क्वेश्चन एन्युटी का है, लेकिन ना तो क्वेश्चन में ये बोला है कि इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग में है, ना तो क्वेश्चन में ये बोला है इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द पीरियड में है, ना तो स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में है। हमें इस बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है, कब इंस्टॉलमेंट है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें उसको क्या मानना पड़ेगा, ऑलवेज एन्युटी रेगुलर मानो, ठीक है, ऑलवेज एन्युटी रेगुलर मानना पड़ेगा। क्या ये बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा? हाँ, ये बात तुम लोग को याद रखना पड़ेगा कि अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ के एन्युटी का क्वेश्चन है वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी हिंट्स मेरे पास नहीं है, तो मुझे चूज करना है कि क्वेश्चन मेरा एन्युटी रेगुलर का है, ठीक है। तो मुझे ये मान के चलना है कि क्वेश्चन मेरा एन्युटी रेगुलर का है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, एन्युटी ड्यू is used when question using words like, देखो एन्युटी ड्यू है वो कैसे पता करोगे। देखो पहला बात है कि एन्युटी ड्यू का मतलब तो मैंने बोल ही दिया है, जब हम लोग का बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इमीडिएटली जो है स्टार्ट हो जाता है इंस्टॉलमेंट, तो वो एन्युटी ड्यू होता है। फिर भी कुछ लैंग्वेज हमें ऐसे मिल जाएंगे जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है। जैसे कैसे मिल सकता है, जैसे देखो ऐसा कुछ अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम
टुडे, ठीक है, आज ही से स्टार्ट करना है, ईएमआई आज ही से स्टार्ट करना है। अगर क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है तो फिर कंफर्म कि एन्युटी ड्यू, क्योंकि एन्युटी ड्यू हमें बोल क्या रहा है, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इमीडिएटली। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी तुम्हें ये लैंग्वेज मिल जाए तुम लोगों को कि स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, इसका मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये एन्युटी ड्यू का है। या फिर ऐसे बोल दिया स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो भी हो गया इमीडिएट स्टार्टिंग, इसका मतलब भी इमीडिएट, इसका मतलब भी इमीडिएट, ठीक है। फिर हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली, ये तो मैंने वैसे भी वहां पर भी लिखवाया था, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दिया, इमीडिएटली, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली। अगर इमीडिएटली, स्टार्टिंग फ्रॉम इमीडिएटली है तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एन्युटी ड्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही एक लौता वर्ड नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या क्या हो सकता है, एन्युटी का मतलब देखो, सिंगल कैश फ्लो, अच्छा सिंगल कैश फ्लो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया, सिंगल कैश फ्लो का मतलब है जैसे कि एफडी, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट, वन टाइम लोन, ये सब सिंगल कैश फ्लो का एग्जांपल हो जाएगा। यहां पर चाहो तो लिख लो सिंगल कैश फ्लो का और क्या एग्जांपल हो सकता है, एफडी एक ही बार देना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट, अगर हम लोग का कोई सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, वो भी हमारा सिंगल कैश फ्लो की तरह काम कर सकता है। वन टाइम लोन, ठीक है, वन टाइम लोन, वन टाइम लोन का मतलब है हम लोगों ने एक बार में लोन ले लिया और इसका पेमेंट ईएमआई में नहीं करेंगे। वन टाइम लोन का मतलब है कि अभी लोन ले लिया 5 साल बाद रीपे करेंगे, ठीक है, तो ऐसा ही बात हो गया है। इस तरीके के लोन को बोलते हैं वन टाइम लोन, वो ईएमआई नहीं होता है, ठीक है। वन टाइम लोन आज लिया है इतना अमाउंट, इतने साल बाद उसमें इतना इंटरेस्ट लगा के वापस करना है, तो इसको बोलते हैं वन टाइम लोन, ठीक है। और एन्युटी का तो मैंने काफी सारा एग्जाम्पल तुम लोग को दिया ही है। अब चलो थोड़ा फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, ठीक है, चलो फॉर्मूले को अच्छे से समझो ताकि ज्यादा जो है प्रेशर ना हो कि ज्यादा फॉर्मूला हो गया, क्योंकि अब थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इधर तुम लोग को लिखना है सिंगल कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, ठीक है, और इधर लिखना है एन्युटी, ठीक है। अच्छा, सिंगल कैश फ्लो कैसा था, सिंगल कैश फ्लो तो देखो, तो वो तो मेरा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह ही था, इसमें तो कोई चेंजेस था नहीं, ठीक है। तो सिंगल कैश फ्लो को जब हम लोग फॉर्मूला में लिखेंगे तो नॉर्मली इसको अगर तुम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन था, इसको अगर तुम लोग a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n में दोगे तो भी तुम लोग को ये 1210 ही दिखेगा, चेक करके देख सकते हो। ये देखो 10% था पर एनम, तो 10/100 प्लस 1, ठीक है, और ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1000 लगा दिया, ठीक है, तो 1210 ही दिखेगा जैसे कि मैंने बोला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, अच्छा देखो, मुझे एक चीज बोलो, अगर हम लोग ये नॉर्मली हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। इसके जगह अगर हम दो लैंग्वेज यूज करें, दैट इज फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, तो मुझे बोल सकते हो इस इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है और फ्यूचर वैल्यू कौन सा है, प्रेजेंट वैल्यू कौन सा है, फ्यूचर वैल्यू कौन सा है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। तो ये इन्वेस्टमेंट स्कीम जो था, इसको अगर हम लोग पी और ए से डिनोट नहीं करके फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ये दो लैंग्वेज से जो है डिनोट करना चाहते हैं, तो कौन सा मेरा फ्यूचर वैल्यू है और कौन सा मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, बोलो। प्रेजेंट वैल्यू 1000। हाँ, और फ्यूचर वैल्यू 1210, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू 1210 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, फॉर्मूले को हम लोग ये फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू से लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख रहा है, क्योंकि देखो तुम लोग को ऐसे ही फॉर्मूला मिलेगा, तो ये चीज अच्छा है कि नया कोई फॉर्मूला नहीं सीखना है तुम लोग को, वो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n को ही एक नए नाम से सीखना है। a मतलब अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। p मतलब जो मैंने आज इन्वेस्ट किया, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। बाकी 1 प्लस आई होल टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा,
ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ये जो फॉर्मूला का पैटर्न मैंने लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो मेरा वैल्यू बढ़ रहा है, अगर मुझे ए निकालना है, नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं वही निकालते हैं, तो ये कंपाउंडिंग हो रहा है। देखो कंपाउंडिंग, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू कैसे निकल रहा है? पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा फिर इस पे मल्टीप्लाई होगा, तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो कंपाउंडिंग हो रहा है। लेकिन अगर मुझे ये निकालना पड़े कि प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो प्रेजेंट वैल्यू ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n। अगर इसी फॉर्मूले को तुम लोग इधर उधर करके देखो, ये देखो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर दैट हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो ये मेरा क्या डिनोट कर रहा है कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू कितना है वो डिनोट कर रहा है। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज मेरा कम ही आएगा फ्यूचर वैल्यू से, इसीलिए देखो ये डिवाइड हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब ये सब लैंग्वेज का इसीलिए जरूरत है क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन में देगा, ठीक है, कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग, तो डिस्काउंट क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मुझे अमाउंट दे दिया है और मुझे इधर आना है, तो मुझे कम वैल्यू में जाना है तो वो डिवाइड करके ही मिलेगा, और इधर से इधर जाना है तो मुझे ज्यादा वैल्यू मिलेगा, थोड़ा बहुत भी हो तो ज्यादा ही मिलेगा, चाहे जितना भी ज्यादा मिले, वो तो डिपेंड करता है कितने बार कंपाउंड हो रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट है, लेकिन मिलेगा तो ज्यादा। तो सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था वही वाला है। बस ए और पी को नए नाम से हमें पता करना है। ए का नाम होता है फ्यूचर वैल्यू, पी का नाम होता है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आराम से याद रह जाएगा, मैंने लॉजिक भी बता दिया क्यों बोला जाता है। और जब फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो वैल्यू ज्यादा होता है तो बोलते हैं कंपाउंडिंग कर रहे हैं, और जब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो मतलब डिवाइड कर करके आ रहे हैं, कम करते हुए आ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा प्रेजेंट वैल्यू कितना। वैसे भी देखो टाइम वैल्यू मनी पढ़ रहे हो, तो आज अगर तुम लोग के पास 10,000 है, उसका वैल्यू फ्यूचर में जाके कम ही तो होने वाला है ना, ठीक है। तो आज अगर 10,000 है, तो अगर 5 साल बाद उस 10,000 का इक्विवेलेंट ढूंढोगे तो कम से कम 10,000 मान लो 500 रुपए के साथ इक्विवेलेंट होगा, तो 5 साल बाद 10,500 आज के 10,000 के बराबर है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? कम होगा, और जो मतलब फ्यूचर वैल्यू है उसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा? अमाउंट में वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला, जो कि कोई नया फॉर्मूला नहीं बना, ठीक है। अच्छा, अब एन्युटी का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। एन्युटी का फॉर्मूला क्या क्या है देखो, इस एन्युटी को थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो मेरा यहाँ पर सारा फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं एन्युटी, ठीक है। अच्छा, एन्युटी में देखो, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एन्युटी तो दो तरीके का होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा एन्युटी रेगुलर और एन्युटी ड्यू। तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालना है एन्युटी रेगुलर का, तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा? ए इंटू, ऐसे होगा, ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू अगर मुझे निकालना है एन्युटी ड्यू का, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, एन्युटी रेगुलर इनटू, इनटू हो जाएगा 1 प्लस आई। मतलब ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कितना हुआ? ए इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई होगा, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? हाँ, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर और ड्यू को एक ही फॉर्मूले से याद रख सकते हो, क्योंकि रेगुलर और ड्यू में फर्क क्या है? सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर 1 प्लस आई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। उसका भी लॉजिक बता देते हैं क्यों हो रहा है, ठीक है, तो याद रह जाएगा। एन्युटी रेगुलर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एन्युटी रेगुलर का मतलब था कि जब हम लोगों को मतलब जो इंस्टॉलमेंट है या ईएमआई है, ये देखो इंस्टॉलमेंट जो है रेगुलर में क्या होगा? स्टार्टिंग एट द एंड, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग होने से एक इंस्टॉलमेंट ज्यादा लगेगा, एक बार कंपाउंडिंग ज्यादा होगा। जैसे मैंने अभी तुम लोग को बताया कि अगर मुझे जैन के 31 से देना है, ठीक है,
हर मंथ के एंड से देना है तो मुझे 12 मंथ्स में कितना बार देना पड़ेगा, जैन में एक बार देंगे, फेब में, इस तरीके से मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, देना तो वही 12 टाइम्स ही है, क्योंकि जैन में देंगे, फेब, मार्च, अप्रैल 12 टाइम्स ही देंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वो मेरा 11 टाइम्स काउंट होगा। लेकिन अगर हम जैन की स्टार्टिंग से देंगे तो भी मेरा पेमेंट जो है 12 टाइम्स ही होगा, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर 11 की जगह 12 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मंथली का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एन्युइटी ड्यू में क्या होता है, एक इंस्टॉलमेंट ज्यादा होगा क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड होता है, इसी वजह से एक 1+i यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका ये रहा a इंटू 1+i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई i। ठीक है, और ये हो गया 1+i। अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे एन्युइटी का, यहां पर लिखते हैं एन्युइटी का प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इसका भी दो पार्ट करेंगे, रेगुलर का और ड्यू का। रेगुलर का हो जाएगा a डिवाइडेड बाई i 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1+i होल टू द पावर n। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी ड्यू का क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर for 1 shorter period plus initial cash flow। ठीक है, प्लस इनिशियल कैश फ्लो। अभी लिख लो, समझा देंगे ये वाला क्या होगा। ठीक है, जैसे ये वाला बता दिया, क्यों एक एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि एक जो है इंटरेस्ट एक ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट होगा, इसीलिए एक बार ये लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर फॉर 1 शॉर्टर पीरियड प्लस इनिशियल कैश फ्लो हमें करना पड़ेगा। हम ये समझा देते हैं, देखो एक छोटे से एग्जाम्पल से ये सारे फॉर्मूले को हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ईयरली ऑफ 5,000 फॉर 4 years starting from end of the period at the rate of 10% per annum compounded annually। ठीक है, ये मैंने एक स्कीम दिया है। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि आरडी मतलब रेकरिंग डिपॉजिट हमें करना है। कैसे डिपॉजिट करना है, ईयरली करना है। कितना करना है, हर साल 5,000 करके करना है। कितने साल के लिए करना है, 4 साल के लिए करना है। तो ये क्वेश्चन एन्युइटी का है। कैसे पता चला, पहले बात तो देखो आरडी एन्युइटी को ही बताता है, क्योंकि आरडी का फीचर्स जो है बिल्कुल एन्युइटी के फीचर्स की तरह है। फिर भी चेक कर लो, हमें ईयरली डिपॉजिट करते जाना है, मतलब हमें एक पीरियोडिक टाइम पता है, सेम अमाउंट करते जाना है 5,000, तो चलो सेम अमाउंट है। स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, 4 साल के लिए करना है। ठीक है, और जो है रेगुलरली करना है, क्योंकि यहाँ पर तो बोला नहीं कि रेगुलरली करना है कि नहीं करना है, मतलब ऑब्वियसली रेगुलरली करना है 4 साल के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ द पीरियड, अगर एंड ऑफ द पीरियड है तो ये कौन सा है, एन्युइटी रेगुलर है। ठीक है, एन्युइटी रेगुलर है, 4 साल के लिए हमें करना है। और इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना पैसा मिल सकता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखो हम पहले तुम लोग को सिंपल ड्रॉ करके समझाएंगे, फिर उसको फॉर्मूले से दिखा देंगे। अच्छा ये देखो यहाँ पर हम एक टाइमलाइन बना रहे हैं। मेरा इन्वेस्टमेंट 4 years का है, तो ये 1 year, फिर 2 year, फिर 3 year, और फिर ये हो गया मेरा 4th year। ठीक है, ये 4 साल का इन्वेस्टमेंट हो। अच्छा, मुझे 5,000 देना है। 5,000 मुझे कहाँ देना पड़ेगा, ये ईयर का स्टार्टिंग है, ये ईयर का एंड है, तो मुझे क्वेश्चन बोला है एंड में देना है, तो मुझे यहाँ पर एक 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में मुझे यहाँ एक 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे एक 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर मुझे एक 5,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे
यहाँ पर तुम लोग ये बताओ कि ये जो 5000 हम लोग डिपॉजिट करेंगे इस पे हमें कितने साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। ये 5000 जो मैंने यहाँ ईयर एंड में डिपॉजिट किया इस पे मुझे कितने ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, ये बताओ कितने ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से लेके कितने साल अब हमारा ये पैसा जमा रहेगा। देखो हम लोगों ने आरडी कर दिया 4 साल का है, तो यहाँ पहले बार 5000 दिया ईयर के एंड में, तो मुझे बोलो ये 5000 पे मुझे कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। जितना दिन ये पैसा रहेगा बैंक में, मान लो हम लोग आरडी कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में कहीं पर भी, तो ये 5000 के ऊपर कितने टाइम पीरियड तक मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ईयरली है तो बोलो कितने टाइम पीरियड तक इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, 4 साल मिलेगा, 5 10 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि देखो पूरा स्कीम 4 साल का है। तो इस 5000 पे मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा ये बताओ। 3 साल का। हाँ 3 इयर्स का मिलेगा, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है 3 इयर्स का मिलेगा। अच्छा अब ये जो नेक्स्ट वाला 5000 देंगे इस पे हमें कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो इस पे हमें कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल का। 2 इयर्स का, ठीक है। और ये जो 5000 है इस पे हमें कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो कितने दिन का मिलेगा। 1 year. हाँ 1 ईयर का मिलेगा। अच्छा और एक बार भी तो हम लोगों ने 5000 दिया, और एक बार भी तो हम लोगों ने 5000 दिया, तो इस 5000 पे क्या हमें कोई इस साल के, देखो ये 4 साल खत्म होने का आया, हमें 5000 देना है स्कीम के हिसाब से मुझे देना है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ क्या इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट तो तब मिलता है जब पैसा रहेगा तब ना इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बाद तो ये स्कीम खत्म, तो क्या इस पे मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो। नहीं मैम। नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलेगा, ये पैसा एज इट इज मुझे दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा तो पहले साल जो हम लोगों ने 5000 रुपए दिए, पहला वाला 5000 फ्यूचर में कितना बन जाएगा, कैसे निकालोगे। ये देखो 5000 दिया, 1 + 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे 3 इयर्स कंपाउंडिंग होगा, देखो कितना बन जाएगा। हम पहले इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से समझा रहे हैं सिंपल तरीके से, फिर हम तुम लोग को फॉर्मूले में दिखा देंगे। ये देखो 10 / 100 + 1 इंटू 2 3 इंटू 5000, ठीक है। तो ये कितना आ गया 6655। देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को क्या बताया कि अगर हम लोग को एन्युटी का फॉर्मूला नहीं पता होता है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो सिंपल बात क्या है, 5000 का इन्वेस्टमेंट है तो 5000 मेरा पी हो गया, ठीक है। अच्छा 10% पर एनम, क्योंकि मेरा कंपाउंडिंग कितना बार होगा, ईयर में एक ही बार, तो मुझे 10% करके मिलेगा और 3 साल में 3 बार मिलेगा, हो गया, ठीक है। सेम तरीके से ये 5000 का निकालो, ये 5000, ठीक है, 1 + 10%, ये 2 साल का हो गया इन्वेस्टमेंट। चलो देखते हैं कितना हो जाएगा, 10 / 100 + 1 इंटू 5000, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6050, ये पैसा बनेगा 6050। अच्छा ये कितना बन जाएगा 5000 1 + 10% होल टू दी पावर 1। तो देखो 10 / 100 + 1 इंटू 5000, तो ये अमाउंट मेरा कितना बन गया 5500, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया 5000, इसका कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, मतलब इस पे हम लोग 1 + 10% लगा सकते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग तो 0 टाइम्स है और समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो 5000 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई कंपाउंडिंग है ही नहीं, बिकॉज ये 4 इयर्स का था, ठीक है। अब टोटल कितना बन गया चेक करो, टोटल बन जाएगा, ये सब टोटल करने से पता चलेगा 5000, ठीक है। और ये लिखा हुआ था कैलकुलेटर पे, मैंने ऐड कर लिया 6050 और एक बन जाएगा मेरा 6655, ठीक है। तो कितना हो गया 23,205, ठीक है। तो टोटल जो है मुझे
टोटल कितना पैसा जो है इस आरडी से रिटर्न मिलेगा 23,205 और मैंने लगाया कितना है 4 बार 5,000 यानी कि 20,000 लगा के मुझे ये पैसा मिला है। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू निकाला। मैंने एन्युटी का क्या निकाला, फ्यूचर वैल्यू, जो मैंने सबसे पहला तुम लोग को फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का ही दिया। अब बोलो ये एन्युटी रेगुलर था कि ड्यू था, बोलो ये एन्युटी रेगुलर था कि ड्यू था, कॉपी देख के पढ़ के समझ के मुझे बोलो एन्युटी ड्यू था कि रेगुलर था, क्योंकि मुझे पे करना पड़ा एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो बोलो एन्युटी ड्यू था कि रेगुलर था, बोलो, मैंने सब लिखवा दिया है, बोलो। देख के बताओ क्या था, रेगुलर। रेगुलर। ठीक है, एन्युटी रेगुलर। और अगर मुझे ये आंसर, ये वाला आंसर मुझे अगर फॉर्मूले से निकालना है तो ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाला, बोलो, ये फ्यूचर वैल्यू निकाला कि प्रेजेंट वैल्यू निकाला? फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू। देखो ये 5,000 का 3 इयर्स के बाद का फ्यूचर वैल्यू ये है, ये 5,000 का 2 इयर्स के बाद का फ्यूचर वैल्यू ये है, ये 5,000 का 1 ईयर के बाद का फ्यूचर वैल्यू ये है, ये 5,000 का जो है फ्यूचर वैल्यू ऑन दैट मोमेंट 5,000 ही, क्योंकि ये आगे जाके इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो जो भी हो एन्युटी रेगुलर। अब देखो एन्युटी रेगुलर का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला a × 1 + i होल टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाय i। मुझे तो फॉर्मूला याद है तो हम लिख लेंगे, तुम लोग को भी याद हो जाएगा, अगर तुम लोग मेरे साथ साथ लिखोगे तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन रेगुलर का था। ठीक है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला लिखो, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा a × 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाय i, ये फॉर्मूला है। अच्छा यहाँ पर a का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एन्युटी। ठीक है, यहाँ पर a का मतलब जो है, पहले हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट में a किया वो नहीं है, a का मतलब होता है एन्युटी का अमाउंट। तो मुझे बोलो इस क्वेश्चन में एन्युटी का वैल्यू कितना है, एन्युटी मतलब जो रेगुलरली पेमेंट हो रहा है, अब रेगुलरली ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली, जो भी है। तो बोलो यहाँ पर a कितना है, इस क्वेश्चन में a कितना है? 23,205। अभी तो बताया वो a नहीं है। हाँ बोलो। 5,000। 5,000. हाँ 5,000 अभी तो बोला, ये a वो a नहीं है, ये है एन्युटी का a। ये a जो है तुम लोग जो पढ़ रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट में वो नहीं है, अभी अभी बताया ना। यहाँ पर a का मतलब है एन्युटी का अमाउंट, a का मतलब होता है एन्युटी। यहाँ पर a का मतलब अमाउंट नहीं। ठीक है, एन्युटी का वैल्यू, एन्युटी का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5,000 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इनटू करेंगे, 1 फॉर्मूले में है, लिख लो। ठीक है, अच्छा आई कितना होगा, आई इंटरेस्ट रेट है, क्या यहाँ पर आई को एडजस्ट करना पड़ता है? नहीं, यहाँ पर आई को एडजस्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 10% है, 10% लिख लेंगे, क्योंकि वैसे भी ये इन्वेस्टमेंट ईयरली है और ये 10% भी ईयरली है, इसीलिए कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं। -1 फॉर्मूले में है, लिख दिया, आई का वैल्यू 10% लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेट करके देखो। तो 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये हो गया इतना +1। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? अच्छा n तो 4 होगा। ठीक है, 4 इयर्स का स्कीम था, तो 2 3 4 -1। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेट हो गया, डिवाइडेड बाय 10%, डिवाइडेड बाय 10। अब मेरे कैलकुलेटर में परसेंटेज लिख दे रहे, तुम लोग का भी आई थिंक है, हो जाएगा, करके देख लो, ये इतना आ गया। ठीक है, ये इधर का पूरा कैलकुलेशन हो गया इनटू 5,000, पूरा कैलकुलेटर में ही मैंने कर लिया। ठीक है, तो 23,205, देखो 23,205 फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूले से निकल गया, जो मैंने तुम लोग को यहाँ पर इंडिविजुअली करके दिखाया था कि कैसे करके होगा। ठीक है, तो अब एग्जाम में थोड़ी ना ऐसे करके करके देखोगे, ये तो 4 साल का था, अगर 4 से 6 10 साल हुआ तो फिर इसी फॉर्मूले में तुम लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा ये हम लोग का आंसर आ गया फिर 23,205 फॉर्मूले से, और इसका लॉजिक भी मैंने दिखा दिया कि क्यों ये फॉर्मूला ऐसे हो रहा है। तो इसका मतलब है 5,000 का 3 साल के बाद का वैल्यू, 5,000 का 2 साल, 5,000 का 1 साल और 5,000 आगे जाके कोई वैल्यू उसका नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, 1 + i होल टू दी पावर n -1 डिवाइडेड बाई 10% करके हो गया। देखो इसका भी लॉजिक बता देते। देखो 4 साल का हम लोग का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन एक चीज सोचो, हम लोगों ने 4 साल का इंटरेस्ट नहीं लिया, हम लोगों ने मैक्सिमम 3 ही साल का लिया। ये देखो 3 2 1 है ना,
तो 3 साल का ही मैक्सिमम लिया, ठीक है। तो इसका मतलब 4 साल का इन्वेस्टमेंट था, लेकिन हमारा इंटरेस्ट 4 साल का नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड में डिपॉजिट कर रहे हैं, इसीलिए इस 5000 में तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिला। तो फॉर्मूला भी देखो कितना लॉजिकली बना हुआ है। जब हम लोग 1 + 10% टू दी पावर 4 करते हैं तो कंपाउंडिंग 4 ईयर हुआ, ठीक है। कंपाउंडिंग हो गया 4 ईयर, लेकिन मुझे 4 ईयर कंपाउंडिंग करना ही नहीं है, मुझे 3 ईयर करना है, इसलिए -1 कर दिया। यहाँ पर कंपाउंडिंग क्या हो रहा है? 1 रुपया 10% में कंपाउंडिंग हो रहा है। ये 4 बार हो गया, लेकिन मुझे 4 बार नहीं चाहिए, मुझे 3 ही बार चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कम कर देना पड़ेगा, -1। और ये कंपाउंडिंग वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइडेड बाय 10% कर देते हैं तो मुझे मिल जाएगा कि टोटल अमाउंट ऑफ जो 1 रुपए पे इंटरेस्ट है वो कितना होगा। तो फिर 5000 पे कितना होगा? ये डिवाइड 10% करने से मुझे ये मिल जाएगा कि कितना मुझे मेरा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। 4 साल के कंपाउंडिंग में अगर एंड ऑफ द पीरियड में हम लोग डिपॉजिट करें तो 5000 में कितना होगा। ये फॉर्मूले का लॉजिक है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला तो देखो थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, लिखो। फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ये जो है कैसे समझोगे क्वेश्चन में कि फ्यूचर वैल्यू बोला है? देखो वैसे तो पढ़ने से आराम से समझ में आता है, फिर भी हम 2-4 लाइन लिखवा देते हैं। देखो अगर ऐसे बोला है, tomorrow's values of today's money, अगर क्वेश्चन में ना ऐसे बोला है tomorrow's values, कल का वैल्यू ऑफ today's money, आज के पैसे का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। tomorrow's value of today's money, इस तरीके का लैंग्वेज रहता है। तो ये पढ़ के तुम लोग को समझ में आ ही रहा होगा। टुमारो मतलब जो आने वाला कल है, और उस आने वाले कल में आज के पैसे का वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। या फिर ऐसे बोल सकता है, कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि कंपाउंडिंग करो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके, ठीक है, कंपाउंडिंग करो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके, तो कंपाउंडिंग करने का मतलब मैंने बोला देखो फ्यूचर वैल्यू होता है। मैंने हर एक टर्म को इसीलिए डिफाइन किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ भी लैंग्वेज दे सकता है। कंपाउंडिंग यानी ज्यादा वैल्यू फ्यूचर में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हो गया कंपाउंडेड यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज रह सकता है, ये तो मैंने इंडिविजुअल कुछ लैंग्वेज बता दिया। क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज रह सकता है, ऐसा रह सकता है, ए सम ऑफ मनी विल बिकम्स, ठीक है, कुछ एक पैसा। अब विल बिकम्स का मतलब क्या हो गया? फ्यूचर का बात हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश में विल का मतलब क्या होता है? शैल, विल, ये सब जो यूज होता है वो तो फ्यूचर्स के चीजों को बताने के लिए होता है ना। तो अगर मुझे लैंग्वेज में ऐसा इंग्लिश दिख रहा है, ये सम ऑफ मनी विल बिकम्स, तो इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू का बात हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या सेंटेंस दे सकता है? तो नेक्स्ट लिखो, यू मैम विल आ sum of की लिखेছিলেন লাস্টে? will becomes, you will receive, मैम লাস্ট লাইনটা একবার দেখাবেন? बोलना तो will becomes लिखो ना। ये सम ऑफ मनी तो तुम ही लिखे, मैं बोलना तो will becomes ₹7,000 आफ्टर 3 years, ठीक है। अगर ऐसे बोल रहा है यू विल रिसीव लाइक 7,000 आफ्टर 3 years, अगर हमें ऐसे बोल रहा है कि हमें रिसीव होने वाला है 3 years बाद 7,000, मतलब ये 7,000 मेरे फ्यूचर का वैल्यू बता रहा है, ठीक है। द अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट आफ्टर से 5 years, अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है अमाउंट स्टैंडिंग एट योर क्रेडिट, मतलब हमारे अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट दिखेगा हमें 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर वैल्यू का बात हो रहा है। देखो ये सब कुछ तुम लोगों को दिमाग में रटने का जरूरत नहीं, ये सब हिंट्स है कि ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज होंगे क्वेश्चन को बताने के लिए कि हाँ फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या फिर हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू का है। से ₹20,000
अमाउंट्स टू 20,000 अमाउंट्स टू मतलब 20,000 फ्यूचर में इतना बन जाएगा, 20,000 अमाउंट्स टू 20,000 आगे जाके इतना बन जाएगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू का बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब सेम तरीके से प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी लिखते हैं। देख प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकता है? टूडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। ठीक है, मतलब आने वाले कल में, आने वाले कल का आज का वैल्यू, आने वाले कल में जो पैसा हमें मिलेगा उसका आज का वैल्यू। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, टुमारोज वैल्यूज ऑफ टूडेज मनी। ठीक है, और टूडेज वैल्यूज ऑफ टुमारोज मनी। अच्छा, फिर सेकंड में यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंटिंग। वहां जैसे कंपाउंडिंग था, ये हो जाएगा डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिस्काउंटिंग यूजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसको यूज करके डिस्काउंटिंग करने बोला है। डिस्काउंटिंग करने से हमें जो है फ्यूचर प्रेजेंट का वैल्यू पता चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हाउ टू, सेम तरीके से लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन इज ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है? ठीक है, मिस्टर पी बोरोज, अगर ऐसे एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है, मिस्टर पी बोरोज 10,000 ऐसे दिया हुआ है, तो एक्चुअली बोरोइंग का केस जब होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो बोरोइंग इज ऑलवेज टुडे। जब बोल रहा है कि मिस्टर पी ने बोरो किया, अब ये अमाउंट क्या प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है? तो अगर बोरोइंग का बात हो रहा है तो आज लिया है ये पैसा, तो अगर बोरो मैंने 10,000 किया है, या मिस्टर पी जो भी हो, इन्होंने अगर बोरो 10,000 किया है, तो फ्यूचर में तो इन्हें ज्यादा ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये बोरोइंग अमाउंट ऑलवेज आज का वैल्यू ही बताएगा। आज जो बोरो करेंगे कल उसमें इंटरेस्ट लगा के रिटर्न करेंगे, तो अगर बोरोज अमाउंट है और कुछ नहीं बोला है तो वो प्रेजेंट वैल्यू को ही हमेशा बताएगा। ठीक है, बोरोज अमाउंट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू को ही बताता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे व्हाट इज द लोन अमाउंट। ठीक है, अगर पूछा जाए कि लोन अमाउंट, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बोलो लोन अमाउंट क्या है, तो बहुत सारा पॉइंट दे दिया समथिंग। ठीक है, दिस वन एंड व्हाट इज द लोन अमाउंट, ऐसे अगर पूछ रहा है तो लोन का अमाउंट पूछ रहा है मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है कि कितना उधार लिया था। ठीक है, लोन अमाउंट बोलने का मतलब हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, तो ये सब देखो रटने का कोई जरूरत नहीं, ये तो जस्ट मैंने तुम लोग को थोड़ा आसान लगे क्वेश्चन इस वजह से ये सब लिखवा दिया, बाकी ये सब वैसे रेलिवेंट नहीं है। ऑब्वियसली रेलिवेंट है, मतलब रटने का नहीं है, ये तुम लोग को समझने का है कि हमें किस तरीके का लैंग्वेज दे रहा है। ठीक है, तो ये सब इंग्लिश जो है हमें समझना है कि इस तरीके का जो है पॉइंट हमारे पास आ सकता है, जिससे हम लोग क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं, क्वेश्चन रेगुलर एन्युटी का है, या फिर जो है क्या बोलते हैं एन्युटी ड्यू का है, क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू का है कि क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू का है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स से हमें ये चीज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब इतना सारा पॉइंट जब हम लोगों ने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन हम करेंगे, वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, तुम लोग मुझे बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बोला है कि यू इन्वेस्ट 3,000 इन ए 2-year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू हमें पूछा है इन्वेस्टमेंट का, तो पहले मुझे ये बोलो कि क्वेश्चन किस चीज का है, एनुइटी। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन एनुइटी का है कि जो है सिंगल कैश फ्लो का है। सिंगल कैश फ्लो मतलब जो हम लोगों ने अभी तक किया, सिंपल इंटरेस्ट बोल लो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब सिंगल कैश फ्लो है। इंटरेस्ट बार बार मिल सकता है अलग अलग तरीके से, बट जो अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एक ही बार करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बस इतना सही है। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे तुम लोग ये बताओ कि क्या ये क्वेश्चन एन्युटी का है कि सिंगल कैश फ्लो का है। बोला है कि हम लोगों ने 3,000 इन्वेस्ट किया है 2 साल के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट से हमें 12% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू पूछा है। तो फ्यूचर वैल्यू तो ढूंढना नहीं है, मतलब फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू, क्वेश्चन क्लियरली बता दिया फ्यूचर वैल्यू बताओ। मुझे ये बोलो कि ये सिंगल कैश फ्लो का है या फिर एन्युटी का है। मैम सिंगल कैश फ्लो। हाँ,
ये एनुइटी नहीं है क्योंकि 3000 एक ही बार डिपॉजिट कर रहे हैं, दो तीन बार थोड़ी ना कर रहे हैं। तो ये मेरा जो है सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 25 क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, 3000 इन्वेस्ट कर देंगे 2 इयर्स के लिए, मतलब यहाँ पर मुझे देना है प्रेजेंट वैल्यू मेरा 3000 रहेगा, ठीक है। अच्छा, और मुझे पूछा है फ्यूचर में कितना मिलेगा। अगर मुझे इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, एक बार 12% फिर एक बार 12%, क्योंकि 12% पर एनम बोल दिया है, कंपाउंडिंग कुछ नहीं बोला है, यानी पर एनम करके ही होगा। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n वाले फॉर्मूले में ही लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रिप्लेस करने का हैबिट कर लो, ये फ्यूचर वैल्यू ये प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। नहीं भी लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग का कोई जो लिखना है वो तो देखेगा नहीं, तुम लोग को आंसर देना है मेनली, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, 3000 इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम, कंपाउंडिंग कितना बार होगा, 2 बार होगा, क्योंकि हमें 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट कर लो, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू इक्वल इंटू 3000, 3763.2, ठीक है। 3763.2 ये हम लोग का फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, ये देखो 3763.2 ये हम लोग का हो गया फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग का सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब ये वाला बताओ, ये किस चीज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक सिंगल कैश फ्लो और एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। बोल रहा है फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, अब तो क्वेश्चन बोल ही रहा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ 500। अब ये भी क्वेश्चन बता दिया कि क्वेश्चन एन्युइटी का है, चलो फाइंड आउट तो कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना है एन्युइटी का। एन्युइटी का अमाउंट कितना है 500, मेड एनुअली फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, कंपाउंडेड एनुअली, गिवन दैट, ये दे दिया है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन एन्युइटी का दिया है, और ये स्कीम कैसा है देखो यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो ये स्कीम कुछ ऐसा है, हमें डिपॉजिट करते जाना है, कितना डिपॉजिट करते जाना है 500 एनुअली डिपॉजिट करते जाना है, 7 साल का इन्वेस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 years का इन्वेस्टमेंट है, 500 करके करते जाना है। अब बोलो 500 कैसे करना है, नहीं बोला है, ठीक है। मतलब ईयर के स्टार्टिंग में कि ईयर के एंड में, तो मुझे बोलो फिर तुम लोग को क्या इसे मानना पड़ेगा, बोलो। ये भी मैंने लिखवा दिया है, देख के ही बताओ कॉपी से। क्वेश्चन एन्युइटी का है पता चल गया, बट एन्युइटी रेगुलर है कि एन्युइटी ड्यू है वो तो नहीं पता चल रहा है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर कैसे बताओगे, बोलो। हम रेगुलर। रेगुलर, ठीक है। जब कुछ नहीं बोला है तो एन्युइटी रेगुलर, सारी चीज लिखवाए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है, लेकिन तुम लोग को देखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज एज्यूम इट इज एन्युइटी रेगुलर, ठीक है। तो मुझे 500 कहाँ देना है, रेगुलर है तो एंड ऑफ द पीरियड में मुझे 500 करके डिपॉजिट करना है 7 टाइम्स, ठीक है। अब बोलो, अब 7 टाइम्स के लिए क्या तुम लोग मैंने जैसे सिखाया वैसे कैलकुलेट करने बैठोगे, वो तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो तुम लोग सीधा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला लगा लेना, ठीक है। और एन्युइटी रेगुलर का फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा, ठीक है। a कितना है, एन्युइटी है 500, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस आई कितना है, आई बताया होगा क्वेश्चन में 14% करके है, 14% कंपाउंडेड एनुअली, तो फिर साल में हर बार 14% करके मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके चलता जाएगा। तो 7 years में 7 टाइम्स मिलेगा, -1 डिवाइडेड बाई आई है 14%, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पर देखो 14 डिवाइडेड बाई 100, ये बन गया मेरा 1.14, और इसका ना मुझे दे रखा है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, नहीं देगा तुम लोग कैलकुलेट आराम से इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो आएगा आंसर 2.5023, ये दे दिया है तो मैंने इसका यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब -1 डिवाइडेड बाई 14%, अब परसेंटेज का साइन है मेरे पास तो हम इसका यूज करेंगे, और इंटू 500, तो ये हो जाएगा 5365.35 अप्रोक्स, ठीक है। अप्रोक्स लिख दिया क्योंकि इसके बाद भी है। अब आंसर देख लेते हैं, वो ऑप्शन में तुम लोग जैसा रहेगा वैसे कर सकते हो, यहाँ तो कुछ
5365.35, हाँ ठीक है, इनके साथ आंसर हमारा मैच हो गया। ठीक है, तो 5365 और ऑप्शन में जैसे रहेगा उस हिसाब से तुम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने 2 चीज समझ लिया। ये तो क्वेश्चन आसान ही था, इसमें बता ही दिया था कि एन्युटी है। आगे हमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पर हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन एन्युटी का है कि नहीं। क्या पढ़ के समझ सकते हो? बिल्कुल समझा जा सकता है कि क्या होगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक बाय यू मैम। बाय बाय। बाय। Thank you. Thank you, ma'am. Bye.